Hello students, myself Kajal, a member of Aditya Joshi's education team. Hello Eliza, फटाफट से सब आ जाओ. Good evening Eliza. आ जाओ फटाफट से सब. Good evening everyone. Hello everyone. Hello everyone. Hello रियाज. मार्क्स कैसे आए हैं टेस्ट में बताना. पर मार्क्स कैसे आए एलिजा रियाज. हेलो अभिलिप्सा. मार्क्स कैसे आए हैं बताओ एक बार ही टेस्ट में. मार्क्स बताओ अपने टेस्ट में कैसे आए हैं. टेस्ट लगा कैसे, मॉडरेट था या टफ था. इजी तो नहीं लगा होगा पक्का. बताओ. 175 अभिलिप्सा वेरी गुड. 180 प्लस किसी के नहीं आए. 180 प्लस आई थिंक एक ने बोला था 180 है ना. पेपर टफ लगा था क्या. अगर लगा भी हो तो तुम्हें बायो 12th ही टफ लगी होगी है ना. बताओ. टेस्ट के क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे ठीक है. जो भी तुम्हें जिस भी क्वेश्चन में डाउट था ना वो क्वेश्चन नंबर बोल देना सीधा. या तो फिर मुझे थोड़ा सा हिंट दे देना, मैं क्वेश्चन लास्ट में करा दूंगी ठीक है. और इसके अलावा आज हम देखो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब पढ़ेंगे. इसकी एनिमेशन वीडियो टाइप भी दिखाऊंगी मैं आपको ना. बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरह से वीडियो में देखोगे ना. क्लियर हो जाएगी हर चीज समझने के बाद, सुनने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा. न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है. देखो अलीजा क्लास तो आप सारी अटेंड करते हो, मैंने देखा है हर बारी है ना. क्लास तो अटेंड करते हो. जिस तरीके से मैं बताती हूँ ना वैसे करने का ट्राई किया करो है ना. क्योंकि देखो आगे के जितने भी चैप्टर्स है ना, जैसे इवोल्यूशन चैप्टर बचा है जिसमें थोड़े से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. और जैसे आज जेनेटिक कोड का एक दो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. उसके बाद तुम्हारे न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा. तो न्यूमेरिकल्स जो मेन आते हैं वो जेनेटिक्स से ही आते हैं. और जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल बस कर लो. उस पर थोड़ा ज्यादा दोबारा वीडियो देख लो, एक बार ट्राई करके दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट करो. फिर हो जाएंगे अपने आप. सिली मिस्टेक होगी थी अभिलिप्सा, ठीक है कोई बात नहीं. सिली मिस्टेक भी जब होती है ना तो एक पेज पे बैठ के उसको लिखा करो कि कितने मेरे सिली मिस्टेक्स की वजह से कटे हैं, कितने मुझे वैसे ही नहीं आते थे, कितने मैं तुक्के मार के आई हूँ. बैठ के कोई फायदा नहीं है टेस्ट देने का, मत दो फिर. ठीक है. चलो देखो मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप के बारे में बता देती हूँ. देखो तुम कोचिंग पे क्या होता है, अगर तुम जितनी जगह कोचिंग पे भी जाते होगे, बड़ी बड़ी कोचिंग्स पे जाओगे, लाखों रुपए खर्च करके आ जाओगे, लेकिन इस तरह की जो चीज है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी. ऑल ओवर इंडिया आज तक आपको ऐसी चीज मिल ही नहीं सकती. यहाँ पे आपको देखो पर्सनल मेंटरशिप में आपको देखो 1-to-1 मेंटोर, आपको 1-to-1 इंटरेक्शन दिखता है. ठीक है. 1-to-1 इंटरेक्शन आपको जो मेंटोर है आपको 1-to-1 आके बिल्कुल. आप देखो ऐसी कोई चीज आपने ये भी नहीं देखी होगी कि आपको मान लो 12 बजे रात को, 12 बजे आप पढ़ रहे हो. मोस्टली बच्चे रात को पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे सुबह बच्चे जो है पढ़ते हैं. कभी आपको ऐसा लगता है कोचिंग पे कि आप सुबह 5 बजे उठ के जा सकते हो कि मैम मेरा ये डाउट है फटाफट बता दो. व्हाट्सएप करो अपनी टीचर को, नहीं बताएगा कोई भी. लेकिन तुम्हारा जो मेंटोर है ना वो जब यार तुम जितना क्वेश्चन पूछोगे ना वो उतनी बार एक्सप्लेन करेगा तुम्हें. हर चीज बिल्कुल एक थोरली एक्सप्लेन की जाती है. इवन मैं तुमको बताऊं 712 मार्क्स का जो पेपर है, देखो लास्ट ईयर जो आदित्य सर ने पेपर प्रिडिक्ट किया था वो पेपर, देखो पहली बात तो पेपर बनाने के लिए भी आपको देखो कितने सारे क्वेश्चन है. ठीक है. वैरायटी ऑफ बुक्स है, इतने सारे क्वेश्चन है. उनमें से पहली बात तो ढूंढना, खुद क्वेश्चंस क्रिएट करना, इवन ऑप्शंस उनके खुद मतलब चेंज करके रखना ताकि ये वाले क्वेश्चन एग्जैक्टली आ सकते हैं. और इस साल में एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जिनका इवन डेटा तक मैच हो रहा था. तो पर्सन मेंटरशिप में तुम्हें ये सब चीजें मिलती है. पता है इस बार नीट में क्या हुआ है क्या नहीं, तो हमें तो यही एम करके चलना है कि 700 प्लस हमें तो लेना ही लेना है.
लिए तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होती है। तुम्हें यहाँ पे 100+ फुल सिलेबस टेस्ट तुम्हें मिलते हैं, 30,000 तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं, इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले। किसी बुक से प्रैक्टिस कर लो। एक जगह से मान लो तुमने एक बुक उठाई, एक जगह से प्रैक्टिस कर लोगे ना, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल बुक से खुद इवन क्वेश्चन खुद जो क्रिएट होते हैं, वो तुम्हें मेंटोर्स आके सॉल्व कराते हैं। सो लाइक मेरे लिए तो यार अगर मैं होती तो मैं तो पक्का ले लेती, अपनी सेविंग्स कर करके ले लेती, बट मैं लेती ज़रूर, ठीक है? जिसका प्राइस आपको सिर्फ 4,000 रुपीज़ मिल रहा है। आपको सिर्फ कोड लगाना है काजल 123, पहले इसका प्राइस 5,000 रुपीज़ था, लेकिन अब इसका प्राइस ये नहीं है। काजल 123 आप कोड लगाओगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज़ फॉर द होल ईयर, पूरे ईयर के लिए आपको जो है ये मिल जाएगा, ठीक है? काजल 123 आपको कोड लगाना है बस। लैग कर रहा है? लैग कर रहा है, देखो थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो सकता है। देखो अभी थोड़ा नॉर्मल फिर से हो जाएगा, ठीक है? देखो अब सही हो रहा है या अभी भी लैग हो रहा है बताओ? बताओ लैग हो रहा है अभी भी? लैग हो रहा है या परफेक्ट है? बताओ एक बारी। थोड़ा-थोड़ा है। थोड़ा-सा देखो बैलेंस कर लो, थोड़ा-सा देख लो, ठीक है? बाद में थोड़ा-सा नॉर्मल अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है, देखो मैं थोड़ा-सा पढ़ाती हूँ, देखो फिर अगर थोड़ा-सा हो तो फिर बताना, ठीक है? थोड़ा-सा तो नॉर्मल हुआ होगा। वेट, अभी भी लैग हो रहा है क्या? 1 सेकंड। मैं अच्छा वॉइस क्लियर है वैसे नहीं दिख रहा है ना? वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? देखो बीच में मैं दिख जाऊँगी, ठीक है? कोई बात नहीं, बीच में तो आ जाऊँगी जैसे नेट परफेक्ट होगा, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फेस को तुम छोड़ो, स्क्रीन देखो, ठीक है? स्क्रीन क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। अभी देखो एक बार स्क्रीन टेस्ट कर रहे हैं, एक बार दोबारा थोड़ी-सी अलग स्क्रीन दिखेगी, ठीक है? बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कोई नहीं, अभी अभी ठीक हो जाएगा, बस 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, बस 2 मिनट रुको, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है। देखो फेस दिखे ना दिखे, एक बार ऐसे ही देख लो, ठीक है? स्क्रीन तो दिखनी चाहिए ना, मेन स्क्रीन शो होनी चाहिए, वो तो अच्छे से विजिबल हो रही है ना? देखो स्क्रीन अच्छे से दिखनी चाहिए, पढ़ना है हमें अच्छे से, ठीक है? फेस बीच में जा भी सकता है तो कोई बात नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने पिछले लेक्चर में जो था हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया था। हमने इवन मेसेल्सन स्टार एक्सपेरिमेंट भी अच्छे से किया था। हमने उसके भी जो न्यूमेरिकल्स थे, वो भी हमने अच्छे से जो है बिल्कुल क्लियर कर लिए थे, है ना? घर पे जाके प्रैक्टिस की थी एक बार ये बताना? घर पे जाके प्रैक्टिस की थी मेसेल्सन स्टार एक्सपेरिमेंट के? बताओ। आज मैं एक क्वेश्चन अच्छा अब हो गया ठीक? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। चलो, अगर तुमने प्रैक्टिस की होगी ना तो उससे लिंक मैं आज एक और क्वेश्चन दूँगी, वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? उसका क्वेश्चन दूँगी, वो एक बार ट्राई करके देखना, वो हो जाता है तो फिर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? नहीं होता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी, उसका एक क्वेश्चन मैं दूँगी। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डीएनए रेप्लिकेशन से। देखो, पिछले लेक्चर में ना हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था। हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था, सेंट्रल डोग्मा के अकॉर्डिंग क्या था? डीएनए जो होता है, पहली बात तो डीएनए एक ऑटो रेप्लिकेटेड मॉलिक्यूल होता है, जो कि डीएनए से डीएनए बन जाता है। जिस प्रोसेस को हम नाम देते थे रेप्लिकेशन। फिर हमने स्टडी किया था कि डीएनए से आरएनए भी बनता है, जिसको हमने बोला था ट्रांसक्रिप्शन, वो हम आज बिल्कुल क्लियरली स्टडी करेंगे, ठीक है? इवन आपको मैं एनिमेशन वीडियो से दिखाऊंगी अच्छे से। फिर हमने पढ़ा था आरएनए
में से प्रोटीन्स बनता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, वो भी मैं आपको अच्छे से सारा देखो हमारा ट्रांसलेशन तक हो पाया तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना डीएनए रेप्लिकेशन से, ठीक है? देखो, डीएनए रेप्लिकेशन पहली बात तो एक ऐसा प्रोसेस है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव क्यों है? इस पूरे का जो ये नाम था, ये पूरे नाम तक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया था। कंजर्वेशन आपको कहाँ दिखती है, सेमी हमने क्यों यूज़ करा, ये सारा मैंने आपको बता दिया था। फिर होता है हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस है, वो हमारा एक ऐसा प्रोसेस है, सेमी डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको जो अभी हम देखेंगे, फिलहाल हम 2 स्ट्रैंड्स पढ़ते हैं, टेम्पलेट पढ़ते हैं, दूसरा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पढ़ते हैं। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में हम वहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी जो फ्रेगमेंट्स रीजनरेशन, दैट मीन्स सिंपली जो हमारी रेप्लिकेशन हो रही है, वहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पास जो फ्रेगमेंट्स आती हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती। एक स्ट्रैंड ऐसा होता है जहाँ पे आपको जो रेप्लिकेशन डीएनए मिलता है, वो आपको बिल्कुल नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर में मिलते हैं, ठीक है? बाकी फिर हम बात करेंगे इसकी बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन कैसे, अभी आपको मैं बताऊंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से बाई डायरेक्शन कह रही हूँ। एक बात याद रखना, डीएनए जो रेप्लिकेशन होती है वो हमेशा आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, कमेंट से मुझे फटाफट से बताओ, 5 प्राइम एंड को मैं कौन सा बोलती हूँ? वहां पे मुझे हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 मिलता है या फिर मुझे वहां पे फॉस्फेट ग्रुप 3 मिलता है? जब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, सबसे पहला लेक्चर जब हुआ था मॉलिक्यूलर बेसिस का, वहां को बताया था कि 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड जो होता है उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। 5 प्राइम एंड पे मुझे बताओ, फ्री फॉस्फेट ग्रुप मिलता है या फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है? फटाफट से मुझे ये बताओ, बताओ, बताओ क्या मिलता है? फ्री फॉस्फेट मिलता है या फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है? बताओ फटाफट बताओ। 5 प्राइम एंड 3, ठीक है अलीजा, वेरी गुड। फॉस्फेट बताया था ना, एफ का 5 हो गया, फॉस्फेट का 4 हो गया, तो आप इसको पर्पस से ऐसे याद कर सकते हो। 5 प्राइम पे हम मिलता है फॉस्फेट, और आपकी जो रेप्लिकेशन है वो हमेशा याद रखना 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है? अब देखो, अगर मान लो आपको कोई चीज बनानी है, मान लो आपको राइस बनाना है, तो आपको क्या उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना? सबसे पहली बात, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए, है ना? इंग्रेडिएंट्स जिस तरह से चाहिए, इसी तरह से रेप्लिकेशन कराने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? कुछ हमारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हाँ, सबका ठीक है, तराना, भावना, बिलिप्सा, इरा, दोनों में ठीक है। तो हमें क्या होती है, कुछ ना कुछ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो क्या होती है? सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी डीएनए के टेम्पलेट। सबसे पहले हमें एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए जिसको देख के हम अपना एक नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बना पाए। तो हमें साफ सी बात है, हमें एक टेम्पलेट तो चाहिए ना। फिर आता है और क्या चाहिए हमें? हेलिकेस एंजाइम चाहिए। हेलिकेस एंजाइम क्यों चाहिए होता है? हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? हेलिकेस एंजाइम चाहिए होता है। अभी हम आगे देखेंगे हमें हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ तोड़ने हैं, ठीक है? अभी फिलहाल इनके फंक्शन सुन लो। एसएसबी ये होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड बायोन्यूक्लियर प्रोटीन होता है, ठीक है? ये जो हमारे पास एंजाइम होता है, ये वाला हमें प्रोटीन, ये वाला जो एंजाइम है, ये कहाँ कहाँ पे आता है? देखो, जैसे मान लो मेरे पास 2 स्ट्रैंड थी, मैंने 2 स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दिया। मान लो मैं इस स्ट्रैंड को ले गई यहाँ पे, इस स्ट्रैंड को मैं ले गई यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, मेरे पास ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं ना, वो दूर होने के बाद पास आने की कोशिश करते हैं। तो इनको फिर से पास ना लाने की कोशिश के लिए, या फिर मैं सिंपली बोलूँ, इनको हमेशा दूर रखने के लिए हमें अपना ये जो एंजाइम होता है ये यूज करते हैं। ये एंजाइम समझ में आ गया ना? अब तो नहीं लैग हो रहा है? एक बार बताना, बताओ समझ में आ रहे हैं? ठीक है? फिर हमारा यूज होता है प्राइमेस। प्राइमेस हमेशा हमारा एंजाइम के लिए यूज होता है। प्राइमेस वाला जो एंजाइम है ना, ये हम यूज करते हैं प्राइमर्स के लिए, क्योंकि देखो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज जो आपका भी यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है ना, डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम यूज होता है। वो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, कभी भी अपनी रेप्लिकेशन खुद नहीं शो कर सकता। हमेशा उसको ना रिक्वायरमेंट रहती है प्राइमेज की। जब तक उसको प्राइमेज नहीं मिलेगा ना, प्राइमर नहीं मिलेगा, तब तक वो आपका रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। अब प्राइमर क्या होता है वो मैं आपको अभी देखो बताऊंगी, अच्छे से जब हम प्रोसेस स्टडी करेंगे। फिर आपको डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। लाइगेज चाहिए, टोपोआइसोमरेज चाहिए। अब क्या क्या होता है फटाफट से दोबारा बता देती हूँ। पहले समझो सबस्ट्रेट, अगर आपको रेप्लिकेशन करनी है, देखो मैंने आपको सिंपल सा बताया था, यहाँ पे हमारे पास क्या होती थी? शुगर होती थी। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस जुड़ता था, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता था? फॉस्फेट जुड़ता था। अब मान लो, अगर मान लो मैंने बोला यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो है वो ग्वेनिन जुड़ा है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास जो बेस है वो क्या जुड़ा है? मेरे पास ग्वेनिन जुड़ा है, तो मैं इसको एक नाम दे सकती हूँ, ग्वेनोसाइन। क्या नाम दे सकती हूँ? ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट नाम दे सकती हूँ। बताओ, ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट में लिख सकती हूँ ना इसको, एक ग्वेनोसाइन और एक फॉस्फेट है। लेकिन रेप्लिकेशन में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखो बेस कोई भी हो सकता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट वैसे नाम होता है हमारे पास, लेकिन वहाँ पे मोनोफॉस्फेट नहीं होता। मोनो की जगह वहां पे हमेशा 3 फॉस्फेट हमारे यूज होते हैं। जब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे यूज होता है, रेप्लिकेशन में कैसे यूज होता है, भी पूरा समझाऊंगी। फिलहाल समझ के चलो कि सबस्ट्रेट जो होता है हमारा कौन सा होता है। सबस्ट्रेट का नाम क्या होता है? पहली बात तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड नहीं लिखेगा। न्यूक्लियोटाइड अगर तुमने लिख दिया तो इसका मतलब तुमने इस वाले को तो पहले इंक्लूड कर दिया। हम लिखते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब मेरे पास शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है, मैं उसको कहती हूँ न्यूक्लियोसाइड। तो दैट मीन्स मैं अपना सबस्ट्रेट का यूज करूंगी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। दैट मीन्स मैं यहाँ पे 3 फॉस्फोरस का यूज करूंगी। अब ये जो सबस्ट्रेट है ना, ये जो सबस्ट्रेट है, ये रेप्लिकेशन में 2 पर्पसेस को अपना जो है देता है। पहला इसका पर्पस होता है मेरे पास एनर्जी प्रोवाइड
करना। एनर्जी कैसे? अब देखो इसके पास 3-3 फॉस्फेट जुड़ गए, इसके पास 3-3 फॉस्फेट आ गए, तो जितने ज़्यादा फॉस्फेट्स होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपके पास जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को मिलेगी, है ना? दूसरा काम इसका होता है एज़ अ सबस्ट्रेट, वही कि एज़ अ सबस्ट्रेट एक्ट करना। सबस्ट्रेट अब कैसे एक्ट करता है वो हम देखेंगे। ये बेसिक चलो मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहले आप यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ देखो, जो हमने ऊपर एंजाइम्स पढ़े, पहले मैं आपको सिंपल सा एंजाइम्स के बारे में बता देती हूँ। अब देखो, सिंपल सा पहले ये समझो, मान लो आपके पास ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। अब पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रैंड के अंदर कभी भी रेप्लिकेशन नहीं करा सकते। पूरे स्ट्रैंड के अंदर जाओगे, रेप्लिकेशन आप नहीं शो करा पाओगे। है ना? हमें क्या करना होता है, हमें एक छोटा-सा पार्ट लेना होता है। मान लो जैसे मैंने ये वाला अपना पार्ट लिया डीएनए का, मैं क्या करूँगी, इस छोटे से पार्ट को लूँगी और मैं सबसे पहले यहाँ पे रेप्लिकेशन कराऊँगी, फिर मैं आगे-आगे जाऊँगी, लेकिन पहले मैं एक छोटा-सा पार्ट लेती हूँ, ठीक है? अब क्या होता है, इस छोटे से पार्ट को जो मैंने रेप्लिकेशन कराऊँगी, यहाँ पे मैं करती हूँ, इस वाले पार्ट को ना मैं ऐसे खोलती हूँ, ठीक है? इस वाले पार्ट को मैं ऐसे खोलूँगी। जैसे ही मान लो मैंने इस वाले पार्ट को खोला, इस रीजन को मैं, इस पूरे को मैं बोल देती हूँ रेप्लिकेशन फॉर्क, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि मेरे पास एक वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। ये एक वाई शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको? तो ये हम वाई शेप स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम कभी भी पूरे डीएनए के स्ट्रैंड में कभी हम क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन हम जो है नहीं कर सकते। हमें हमेशा एक छोटा-सा टुकड़ा लेना पड़ता है, ठीक है? अब जैसे मान लो मैंने अपना एक छोटा-सा टुकड़ा लिया, आपको वाई शेप का दिख रहा है। इस वाई शेप के स्ट्रक्चर में सबसे पहला एंजाइम जो हमारा आता है काम में, वो आता है हमारा हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम क्या करता है, ये जो मेरे पास दोनों स्ट्रैंड्स है, सबको पता है डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। जैसे एडेनाइन थाइमिन जुड़ा है, साइटोसिन ग्वानिन जुड़ा है, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं, है ना? तो क्या होता है, सबसे पहले हेलिकेस एंजाइम आएगा। हेलिकेस एंजाइम क्या करेगा, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को बीच में से तोड़ देगा। इनको मतलब सिंपली बोलो तो इनको बिल्कुल अलग कर देगा, इन दोनों स्ट्रैंड्स को, ठीक है? ये काम तो मेरा हो गया। अब क्या होगा, फिर मेरे पास आएगा एसएसबी एंजाइम। सेकंड नंबर पे मेरा एंजाइम आएगा यहाँ पे एसएसबीपी एंजाइम। ये क्यों आएगा? जैसे मान लो वही बात देखो, अगर मान लो मैंने दोनों एंजाइम, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया। अब अगर मान लो मैंने दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया, तो बाद में ऐसी चीज हो सकती है, बाद में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है फिर वापस से मिलना शुरू कर दे। तो इसके लिए क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे एक जैसे कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, इनको हम नाम देते हैं एसएसबीपी एंजाइम, ठीक है? ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी में ये एंजाइम्स के नाम नहीं है, लेकिन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनमें से आउट ऑफ एनसीईआरटी जरूर क्वेश्चन आता है। कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि इसमें से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा आता है इनमें से, ठीक है? तो क्या होता है, एसएसबीपी आ गया। अब बात करते हैं टोपो आइसोमरेज, जिसका दूसरा नाम हमारे पास होता है गायरेस एंजाइम। अगर मान लो मैंने आपको सिंपली बोला, मेरे पास जो दो स्ट्रैंड थे रेप्लिकेशन के, मैंने सिंपली बोला ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, मेरे पास दो स्ट्रैंड थे। अगर ये स्ट्रैंड्स मान लो मेरे पास एक दूसरे के ऊपर ऐसे कॉइल करना स्टार्ट कर गए, एक दूसरे के ऊपर कॉइल करना स्टार्ट कर गए, तो मैंने मान लो एक माइंड में लेके चलो, आपके पास दो वायर्स है, आपने दोनों वायर्स को इस तरह से ऐसे कॉइल कर दिया बिल्कुल अच्छे से, है ना? फिर क्या करोगे, जैसे आप अपने एक वाले कॉइल, दोनों कॉइल को स्ट्रैंड को खोलोगे, पीछे क्या होता है, सुपर टेंशन क्रिएट हो जाती है। मींस पीछे जो है ना, उलझने स्टार्ट हो जाती है दो वायर्स के बीच में। दिमाग में सोच के चलो इस बात को। पीछे क्या होगा, जैसे आप एक स्ट्रैंड को, दोनों स्ट्रैंड्स को ऐसे खोलोगे, पीछे वाले स्ट्रैंड्स के पास क्या होगा, ऐसे मींस उलझने आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एंजाइम होता है, जिसको हम कहते हैं टोपो आइसोमरेज, या फिर उसका नाम दूसरा होता है गायरेज, ठीक है? ये वाला एंजाइम क्या करता है, बेसिकली सुपर कोइलिंग, या फिर सिंपली बोलूं सुपर टेंशन को प्रिवेंट करके चलता है, ठीक है? अब ये तो हमने बात कर ली इसकी। अब क्या है, सबको पता है हमारे पास दो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं। एक डीएनए का स्ट्रैंड जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में रहता है, दूसरा हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में रहता है, जो कि हमें पता है कि हमारा क्या होता है, यहाँ पे एंटी पोलैरिटी जो होती है मेंटेन रहती है। इस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, एक स्ट्रैंड हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहता है, दूसरा स्ट्रैंड हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है। जनरली ऐसा होता है कि जो हमारा स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है ना, उसको हम नाम देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद रखना, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, तो आप कहोगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन आपकी किसकी होती है, आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड की। और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की आपके पास क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होती है डायरेक्शन होती है। पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस, किस तरह से पूरा प्रोसेस जो होता है वो काम करता है, ठीक है? चलो देखो, अब होता क्या है, आपको मैंने एक बात बताई अभी, हमारे पास ना रेप्लिकेशन में ना एंजाइम यूज होता है, जिसका एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है? क्या होता है उसका नाम, डीएनए पॉलीमरेज होता है। और डीएनए पॉलीमरेज भी कौन सा, आप इस चैप्टर में ना दो तीन तरह के एंजाइम्स पढ़ोगे। पहला एंजाइम आप पढ़ोगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, फिर आप पढ़ोगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और कहीं कहीं पे पढ़ोगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इस तरह के ना बहुत ज्यादा एंजाइम्स आपके पास आते हैं। इनको लर्न करने का समझ सिंपल सा तरीका क्या है, जब आपके पास डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, जो कि हम रेप्लिकेशन में जनरली पढ़ते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर मान लो आपको, आपके पास डीएनए से आप आरएनए बना रहे हो, जो कि हम आगे ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे, वहां पे हम एंजाइम यूज करेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और अगर मान लो मैंने लिख दिया कि मेरे पास आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसका मतलब आरएनए से मैं डीएनए बना रही हूँ, दैट मींस मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पे जो है फॉलो कर रही हूँ, ठीक है? ये सिंपल सा एंजाइम लर्न करने का मतलब होता है, ठीक है? इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है? चलो अब देखो, मैं आपको सिंपल सा रेप्लिकेशन समझाती हूँ। अभी मैंने आपको बताया, जो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वाला एंजाइम है, ये कभी भी खुद काम नहीं कर सकता। इसको काम करने के लिए छोटे से प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है। वो प्राइमर एक्चुअल में होते क्या है, प्राइमर एक छोटा सा ना, छोटा सा तुम सिंपल बोल सकते हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 लगभग बेसेस होते हैं। मतलब यहाँ पे
बोलूं, मान लो ATGC, मतलब एक प्राइमर के पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए हमेशा पड़ी प्राइमर की रिक्वायरमेंट। और प्राइमर को किसने दिया? जो मैंने ऊपर बताया था ना, प्राइमेस एंजाइम। वो जो प्राइमेस एंजाइम होता है वो क्या करता है, बेसिकली आपका जो प्राइमर वाला जो ये जो मैं आपको बताया प्राइमर सीक्रेट होता है, ये जो होता है बनाता है। अब हुआ क्या, स्टार्टिंग से अच्छे से प्रोसेस समझो। आपके पास ये कौन सा था, टेम्पलेट स्ट्रैंड था। अभी आपको मैंने बताया 3 प्राइम टू 5 प्राइम में कौन सा स्ट्रैंड रहता है आपके पास, ये कौन सा स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। इसमें क्या होता है आपके पास, एक और बात याद रखना, 3 प्राइम पे हमेशा जो उसका रेसिप्रोकेट जो भी आप प्राइमर बनाओगे वो आपका रहना चाहिए 5 में, मतलब 3 के रेसिप्रोकेट में हमेशा 5 रहना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखोगे 5 में हमेशा यहाँ पे 3 रहना चाहिए। कभी भी ऐसे मत बना देना, कभी आप इस प्राइमर को ऐसे बना दो, गलत हो जाएगा। 5 के साथ 5 कभी रह ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? अब हम बात करते हैं अपने प्राइमेस की। ये देखो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कौन सा स्ट्रैंड था, मैंने आपको भी बताया टेम्पलेट स्ट्रैंड था। टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसे ही सबसे पहले काम आएगा प्राइमर का, सबसे पहला काम मेरे पास शुरू होता है प्राइमर का। प्राइमर आया यहाँ पे, छोटा सा प्राइमर आया 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में, ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे प्राइमर, मैं सिंपली बोलूं, मैंने आपको ऊपर बताया कि हमेशा क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होनी होती है। अगर मैं इन सिंपल बोलूं, अब यहाँ पे मान लो मेरे पास रेप्लिकेशन ऐसे होगी, क्योंकि देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो इधर ही बन रहा है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर बन रहा है, दैट मींस मेरी रेप्लिकेशन इधर होनी चाहिए। और अगर मैं इस स्ट्रैंड की बात करूं तो मेरी रेप्लिकेशन इधर होनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रही है? बताओ। क्योंकि मैंने बोला 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही हमेशा रेप्लिकेशन होनी चाहिए। तो अगर मैं सिंपली बोलूं, अगर मेरा प्राइमर इस तरह से बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो मेरी रेप्लिकेशन इधर होनी चाहिए और इस वाले स्ट्रैंड की इधर होनी चाहिए। बताओ ये बात समझ में आई? बताओ समझ में आ रहा है ना? मैं तुम्हें दिख नहीं रही होंगी, कोई बात नहीं, बस स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए, ठीक है? चलो बताओ, बताओ समझ में आ रहा है सबको? देखो यहाँ पे आपके प्राइमर जो है, सबसे पहले प्राइमर आता है। प्राइमर क्या करता है, जैसे ही मान लो आपके पास ये जो प्राइमर आ गया ना, ये प्राइमर क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ओ भाई जो है प्राइमर तो अब मेरे पास आ गया, अब मैं फटाफट से जाता हूँ, अब मैं रेप्लिकेशन जो है शुरू कर देता हूँ, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट जो ये पॉलीमरेज था खुद काम नहीं कर सकता था, मैं बता चुकी हूँ, है ना? तो होता क्या, ये प्राइमर जैसे आया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आया, डीएनए पॉलीमरेज देखा जो मेरे पास जो प्राइमर था वो आ चुका है। अब जैसे ही प्राइमर आया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे आपके पास रेप्लिकेशन ऐसे जानी चाहिए, तो आपकी अब रेप्लिकेशन इधर 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 जाके आपके पास पूरा स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का बन जाएगा। किसकी मदद से बना, सिर्फ और सिर्फ प्राइमर की वजह से। अगर प्राइमर ना आता ना, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये अपना काम ही ना कर पाता और मेरे पास नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बन ही ना पाता, ठीक है? अब ये तो बात होगी मेरे पास अपने टेम्पलेट स्ट्रैंड की, ठीक है? सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है? ये तो होगी मेरे पास बात टेम्पलेट स्ट्रैंड की। अब हम बात करते हैं अपने नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की, जिसकी पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसमें क्या होगा, अब इसमें देखो मेरा जो प्राइमर है वो किसमें कैसे आया, इसका जो प्राइमर है वो कैसे आया है, डेफिनेटली आपको मैंने बताया 5 प्राइम पे 3 प्राइम आएगा, मतलब इसका जो प्राइमर है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है? अब इस पे आप कह दोगे कि मैम चलो यहाँ पे रेप्लिकेशन जो है वो अच्छे से चल गई, लेकिन पीछे वाले स्ट्रैंड का क्या करोगे? पीछे वाला स्ट्रैंड तो बेचारा बच गया ना। अब इस पीछे वाले स्ट्रैंड का अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप चलो यहाँ पे भी आप ऐसे कर दो, यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे कर दो, नहीं। इस वाले स्ट्रैंड में आपको दिक्कत आएगी। इस वाले स्ट्रैंड में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने जो रेप्लिकेशन फॉर्क जो आपने बनाया है, इसको थोड़ा-सा और खोलना पड़ेगा। इसको थोड़ा-सा जब आप और खोलोगे, यहाँ पे फिर आप प्राइमर जब अपना ऐड करोगे, जैसे ही आपने एक और प्राइमर ऐड करा, फिर आपके पास यहाँ पे फिर से रेप्लिकेशन शुरू होगी। इसका मतलब मैं सिंपली कह सकती हूँ कि जो मेरे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है, या फिर सिंपली ये बोलो जो मेरे पास नॉन टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड होता है, उसमें मुझे मल्टीपल प्राइमर्स की पहली बात तो रिक्वायरमेंट होती है ना? और अगर मान लो मेरे पास मल्टीपल प्राइमर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई है, तो देखो यहाँ पे मुझे पहले मान लो मैंने ये बनाया, एक प्राइमर लिया, फिर मैंने दूसरा प्राइमर लिया, मैंने तीसरा प्राइमर लिया, मुझे मल्टीपल प्राइमर्स की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, तब जाके मेरे पास जो रेप्लिकेशन है वो हो पा रही है। और इन्हीं छोटी-छोटी फ्रेगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। क्या नाम देते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। इन छोटी-छोटी को हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। बताओ सबको समझ में आया? बताओ, ये चीज़ समझ में आई ना, प्राइमर वाली? प्राइमर जो होता है हमारी उसकी रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि पॉलीमरेज़ एंजाइम खुद ही खुद में कभी भी काम नहीं कर सकती। तो हमें यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स मतलब यहाँ पे बनती है, ठीक है? अब बात करते हैं हम यहाँ पे अपने नाम स्टैंड को, मतलब हमने अपने स्टैंड को नाम कैसे देना है। ये देखो, टेम्पलेट तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने टेम्पलेट क्यों बोला। अब इस स्ट्रैंड को ना हम लीडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हुई डीएनए की। ये देखो यहाँ से चली और यहाँ तक गई, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस आपके पास जो है डीएनए की चलती है। दैट मींस मेरे पास ये वाला स्ट्रैंड की बात आ गई, दैट मींस मेरे पास ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड की बात हो रही है, ठीक है? और क्या है, अब ये वाला नीचे वाला स्ट्रैंड देखो, नीचे वाले स्ट्रैंड में देखो पहले क्या हुआ, पहले छोटा सा बना, फिर छोटा बना, फिर छोटा बना, मतलब ऐसे टूट टूट के चीजें बन रही है। दैट मींस मैं अपने इस स्ट्रैंड को क्या बोल सकती हूँ, लैगिंग स्ट्रैंड। क्वेश्चन आता है नीट में कि लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, तो तुम बोलोगे यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम की पोलैरिटी रहती है, और लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो होती है, अगर मैं टेम्पलेट की बात करूं, अब ये देखो हमारे पास हमने जनरल बात करी कि हमारा टेम्पलेट जो होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहता है। अगर तुमसे क्वेश्चन आ गया कि लीडिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट की पोलैरिटी बताओ,
तो चलो तुमने यहाँ पे बता दी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो लैगिंग स्ट्रैंड था, ये जो मेरे पास देखो नया स्ट्रैंड बनता है ना, इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और जो ये नया वाला बनता है, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है? अगर मैं तुमसे पूछूँ कि लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या रहने वाली, क्या थी आपके पास, तो आप कहोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका जो है बहुत अच्छे से इसकी पोलैरिटी याद रखना। अब तुम भी क्वेश्चन, अगर तुम अच्छे से सुन रहे हो तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आना चाहिए खुद ही दिमाग में कि यहाँ पे जो है हमने पोलैरिटी यहाँ से क्यों नहीं देखी, हम यहीं से पोलैरिटी क्यों देख रहे हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना। हम क्या होता है, अभी हम ना अपने ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे, हम अपने रेफरेंस हमेशा लेते थे कोडिंग स्ट्रैंड को। सिमिलरली जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हो, वहां पे हम अपने रेफरेंस को हमेशा लेते हैं जो आपकी खुली वाला, जो आपका खुला वाला स्पेस है ना, हम हमेशा अपनी पोलैरिटी को यहाँ से देखते हैं। दैट मीन्स अगर मान लो मैं यहाँ पे इसकी पोलैरिटी देखूंगी तो मैं बोलूंगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है? अगर मान लो मैं इसकी पोलैरिटी देखूंगी तो मैं यहाँ से देखूंगी। दैट मीन्स एक बार याद रखना, जो भी खुला वाला पोर्शन है हम हमेशा अपनी पोलैरिटी को वहीं से याद रखेंगे, ठीक है? अब आपको बताओ पोलैरिटी सबको समझ में आ गई? सेंस एंटी सेंस आपको ट्रांसक्रिप्शन में बताऊंगी, इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं। फिलहाल दो चीजें याद रखो, लीडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड को भी आप बोल सकते हो, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, लैगिंग स्ट्रैंड की टेम्पलेट की पोलैरिटी में पूछूं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी। अदरवाइज लैगिंग स्ट्रैंड जो आपके पास नया स्ट्रैंड बना है उसकी पोलैरिटी तो देखो यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगी ना, ये देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम उसकी पोलैरिटी रहेगी। बताओ बताओ पोलैरिटी सबको समझ में आई? इस तरह से हमारे पास एक नया डीएनए का पूरा स्ट्रैंड तैयार हो जाता है, जिसको हम इस पूरे प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं फिर हमारा जो होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है? बताओ समझ में आया सबको? बताओ बताओ एक बार सबको क्लियर हुआ? थम्स अप, ठीक है। अभिलिप्सा, जागृति, और बताओ बताओ। फिर मैं आपको ना, अभी आपको मैं एनिमेशन वीडियो से दिखाऊंगी, वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। बताओ। ठीक है, प्रियंका, डोरा, मिया, जागृति, अभिलिप्सा, ठीक है, चलो देखो, ये आपके पास फिर से क्या दे रखा है, आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है। देखो एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी अच्छे से किया करो, ठीक है? एनसीईआरटी का डायग्राम में देखो वही चीज दे रखी है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी आप देख सकते हो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो कितनी छोटी-छोटी फ्रेगमेंट्स दिख रही है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हमारी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है? अब फिर मैंने आपको और क्या-क्या एंजाइम बताए थे, ऊपर एंजाइम्स पे चलते हैं। ये देखो मैंने आपको एंजाइम्स क्या-क्या बताए थे। चलो हमने डीएनए टेम्पलेट की बात कर ली, ठीक है? हेलिकेज़ की हमने बात कर ली, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा था। एसएसपीपी की बात कर ली, प्राइमेज़ की बात कर ली। प्राइमेज़ ने क्या दिया था, प्राइमर दिया था। और ये भी याद रखना, जो प्राइमर हमेशा आता है वो आपका हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में आया। डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम देख लिया। लाइगेज़, अब आता है लाइगेज़। जो आपके पास ये छोटी-छोटी फ्रेगमेंट्स बनी थी ना अभी लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? ये थोड़ा ना आप उन छोटी-छोटी फ्रेगमेंट्स को छोड़ ही दोगे, ऐसा नहीं होता। ये छोटी-छोटी फ्रेगमेंट्स भी एक दूसरे से साथ-साथ जुड़ती हैं, और ये काम कौन करता है, हमारा लाइगेज एंजाइम करता है। और टोपो आइसोमरेज का आपको बता दिया, जो कि आपका प्रिवेंट करके रखता है हमेशा सुपर टेंशन को, ठीक है? बताओ अब फटाफट से, समझ में आ गया ना? चलो ये हमने डायग्राम पढ़ लिया। एनसीईआरटी से आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट थी, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन यहाँ पे लिख रखा है 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड। अगर हम इकोलाई की बात करें तो वहां पे क्या होता है, आपका 1 सेकंड के अंदर जो इकोलाई का जो बैक्टीरिया होता है वो रेप्लिकेशन शो कर देता है, वो भी कितनी, 2000 बेस पेयर्स। 2000 बेस पेयर्स का क्या करता है आपका जो इकोलाई वाला बैक्टीरिया, वो फटाफट से लगाता जाता है और आपके पास एक नया स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है कि यहाँ पे एनर्जेटिकली जो आपके रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्सपेंसिव प्रोसेस क्यों आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए हम रेप्लिकेशन को मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस ही बोलते हैं। महंगा प्रोसेस नहीं, यहाँ पे कोई पैसे की बात नहीं, वैसे हम इसको एक्सपेंसिव प्रोसेस बोलते हैं। फिर आपको मैंने यहाँ पे डुअल पर्पसेस बता दिए सबस्ट्रेट के क्या क्या होते हैं, ठीक है? फिर आपको देखो रेप्लिकेशन फॉर्क बता दिया, फिर मैंने आपको कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस के बारे में बता दिया, ठीक है? चलो अब हम यहाँ, हाँ ये चीज देखो, ये आपने अगर आपने सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ा तो आपको देखो थोड़ा समझ में आ गया होगा। यूकेरियोट्स में क्या होता है, रेप्लिकेशन जो होती है ना वो हमेशा एस फेज पे होती है। जब आप सेल साइकिल पढ़ोगे, जब आपको अपराजिता पढ़ाएगी, वहां पे आप देखोगे G1 फेज चलता है, फिर हमारा एस फेज चलता है, फिर हमारा G2 फेज चलता है। एस फेज के अंदर, ये भी अभी अभी चाहे याद करके चल लो, हमारा हमेशा एस फेज के अंदर ही जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमेशा हमें एस फेज के अंदर शो होती है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। सॉरी। फिर यहाँ पे लिख रखा है, अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे मैंने आपको बताया था पॉलीप्लॉइडी कंडीशन पहली बात तो किसके अंदर आती है, प्लांट्स के अंदर आती है। और पॉलीप्लॉइडी कंडीशन कैसी आई थी, डायग्रामेटिक अच्छे से मैंने आपको बताया था ना, जब क्या होता था, मैंने आपको इस तरह से बताया था, क्रोमोसोम के नंबर जब आपके पास ऊपर चले जाते थे या फिर 2 नीचे आ जाते थे, तो पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता था। बताओ सबको याद है? बताना एक बार, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस सबको ये चीज याद है? बताओ। फिर मैं तुम्हें इसका बिल्कुल अच्छे से एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगी। बताओ एक बारी सबसे पहले फटाफट बताओ। बताओ याद है सबको पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन? याद है ना डोरे में? वेरी गुड, ठीक है। चलो देखो, लास्ट में हम टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो मैं तुम्हें पहले भी वो दिखा देती हूँ। वेट, मैं तुम्हें पहले वो दिखाती हूँ।
ये देखो यहाँ पे रेप्लिकेशन की वीडियो देखो, ध्यान से समझना। देखो रेप्लिकेशन की वीडियो ध्यान से देखो। देखो क्या हो रहा है आपके पास, लीडिंग स्ट्रैंड आपको दिख रहा है जो आपके पास मेन पोलैरिटी का होता है। ये देखो फिर आपके पास ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना, वाई शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। वाई शेप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे देखो फिर आपकी छोटी-छोटी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी आपके पास बन गई। फिर देखो यहाँ पे छोटा-सा प्राइमेस आपके पास आ रहा है ना? प्राइमर आया, प्राइमर जैसे आया डीएनए पॉलीमरेज़ भाग के आ गया कि प्राइमर आ गया, मैं डीएनए पॉलीमरेज़ चला जाता हूँ। फिर देखो एक-एक करके डीएनए जो आपका न्यूक्लियोटाइड बेस है वो देखो धीरे-धीरे जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है ना? देख रहे हो? बताओ क्लियर हो रहा है सबको? देखो आपके पास पूरा एक नया स्ट्रैंड इस तरह से बन गया। बताओ सबको समझ में आया? दोबारा देखो, एक बारी देखो, दोबारा देखो। दोबारा देखो, आपके पास देखो एक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्ट्रैंड आता जा रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड में देखो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे आपको कोई जो छोटी-छोटी फ्रेगमेंट्स लैगिंग बिल्कुल नहीं दिखेगी, डिसकंटीन्यूअसली नहीं दिखेगी। बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना? फिर उसके बाद देखो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, अब इस केस में आप देखो आपको छोटी-छोटी फ्रेगमेंट्स दिख गई। अब यहाँ पे देखो प्राइमेस आया, प्राइमेस जैसे आया प्राइमर उसने दिया अपना, प्राइमर जैसे ही आ गया डीएनए पॉलीमरेज़ आया भाग के और डीएनए पॉलीमरेज़ ने एक-एक करके जो है बेसेस अपने एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया और जैसे उसने बेसेस एक्सटेंड करना स्टार्ट किया, आपके पास एक नया जो स्ट्रैंड है वो रेडी हो गया। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया सबको? बताओ फिर हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे, बताओ? ठीक है, जागृति, अभिलिप्सा, प्रियंका, ओके। ट्रांसक्रिप्शन भी एनिमेशन वीडियो से दिखाऊँगी और ट्रांसलेशन तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, जब आप एनिमेशन वीडियो में देखोगे ना। समझने से इतना अच्छे से नहीं आएगा जितना आपको जब वहाँ बताऊँगी तो एनिमेशन वीडियो में आएगा, ठीक है? चलो, ये तो था हमारा पूरा रेप्लिकेशन का काम, ठीक है? अब हम स्टडी करेंगे अपना ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? डीएनए से आपके पास आरएनए का बनना, वो क्या होता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है? देखो हमने पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा डीएनए, आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना इज़ कॉल्ड सॉरी ट्रांसलेशन और डीएनए से आरएनए बनना क्या होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना हमारे पास प्रोकैरियोट्स में अलग जगह पे होता है और यूकैरियोट्स में अलग-अलग जगह पे होता है। अच्छा बताओ एनिमेशन वीडियो सबको अच्छी लगी ना मतलब बताओ पहले? देखो यहाँ से बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है? माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं सारी चीज़ें जब तुम वीडियो के थ्रू पढ़ते हो, है ना? बताओ? अच्छा हो गया ना? ठीक है, गुड। ठीक है, चलो देखो। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स में अलग जगह पे होता है और यूकैरियोट्स में अलग जगह पे होता है। ये आपको लोकेशन याद रखनी है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना, वो हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज़्म के अंदर होता है ना? क्योंकि देखो, हमें क्या है ना अपना अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो होता है ना, वो सिर्फ़ हमें न्यूक्लियस में ही मिलता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूक्लियस में हमें जो डीएनए होता है ना, सिर्फ़ न्यूक्लियस में मिलता है। तो और हमें काम क्या करना है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का हमें यूज़ करना है। तो इसका मतलब प्रोकैरियोट्स में तो सिर्फ़ साइटोप्लाज़्म वाला एरिया बचा ना, सॉरी साइटोप्लाज़्म में होता है। दैट मीन्स मैं सिंपली कह सकती हूँ प्रोकैरियोट्स में तो सिर्फ मेरे पास साइटोप्लाज्म ही बचा ना जहाँ पे जो आपकी वो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो सकती है। लेकिन यूकैरियोट्स में अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा वहाँ पे आपके पास दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है आपके पास कुछ 70s के कुछ 80s के राइबोसोम्स के साथ-साथ आपको डीएनए भी मिलते हैं। वो जो डीएनए होते हैं ना आप अगर आपने देखो बताओ थोड़ा-सा पढ़ा है किसी ने चैप्टर पढ़ रखा है? अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा देखो यहाँ पे तुम अभी फिलहाल लर्न कर लो सेल वाला चैप्टर पढ़ोगे तब याद आएगा क्या होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी हमारे पास डीएनए होता है यूकैरियोट्स के केस में याद रखना यूकैरियोट्स के केस में और अगर मान लो इनके पास भी मेरे पास डीएनए है तो दैट मींस मेरे पास इनके अंदर भी मुझे ट्रांसक्रिप्शन शो हो सकती है ठीक है याद रखना प्रोकैरियोट्स के केस में सिर्फ साइटोप्लाज्म है और यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस के पास तो चलो डीएनए होता ही होता है साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मुझे क्या दिखता है ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शो होती है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स ओनली ठीक है चलो अब देखो जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई रेप्लिकेशन की सिमिलरली आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो साथ साथ आपकी ट्रांसक्रिप्शन की भी चलती है ट्रांसक्रिप्शन के रिक्वायरमेंट्स में देखेंगे जैसे वहां पे कौन सा एंजाइम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे कौन सा एंजाइम आपके पास आएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बता दिया क्यों रीजन सबको पता है ना क्यों मैंने आपको अच्छे से ऊपर बताया साथ साथ देखो आपको फिर टेम्पलेट तो चाहिए ना टेम्पलेट मिलेगा तभी तो आप आगे जाके आरएनए बना पाओगे ना टेम्पलेट चाहिए डीएनए का ठीक है फिर आपको क्या चाहिए राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए ठीक है जैसे ऊपर मैंने बताया था न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था सिमिलरली यहाँ पे आपके जो टेम्पलेट का नाम स्टैंड वो सॉरी सबस्ट्रेट का नाम है वो ये होता है ठीक है चलो अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन की ट्रांसक्रिप्शन का काम सबको पता है क्या होता है डीएनए से आरएनए बनाना अब क्या है ये सारी चीजें करने के लिए ना हमें क्या होता है सबसे पहले वही बात देखो दो स्ट्रैंड्स हमें यहाँ पे मिल गई ये वही देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जनरली हमें यही मिलता है कि इसको हम जनरली क्या बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड ही बोलते हैं ठीक है अब मान लो अब यहाँ पे क्या होता है ना आपके पास ये ना ये पूरी यूनिट को ना हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ये वाली जो पूरी यूनिट है ना ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है इस यूनिट के अंदर हमें क्या-क्या चीजें मिलती है सबसे पहले हमें मिलता है प्रमोटर बीच में हमें ये जो बीच का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन
ठीक है, या फिर आप इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हो। और लास्ट वाला मेरे को दिखता है टर्मिनेटर, ठीक है, याद रखना, पहले मुझे मिलता है प्रमोटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन मिलता है, लास्ट में मुझे क्या मिलता है, लास्ट में मुझे मिलता है टर्मिनेटर। प्रमोटर आज इस नेम सजेस्ट कि यहाँ पे आपकी जो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है वो आपके पास शुरू ही यहीं से होता है, ठीक है। प्रमोटर क्या करता है, ये जो आपके पास प्रमोटर है ना, ये प्रमोटर ना आरएनए पॉलीमरेज, जैसे आपको पहले डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा आपने, सिमिलरली क्या होता है, ये जो प्रमोटर होता है, ये वाला जो प्रमोटर होता है ना, ये आपके पास जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है। जैसे ही मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, जैसे ही देखो, मैं एक बार दोबारा बताती हूँ, ये देखो, अगर मैंने आपको यहाँ पे देखो बताया होगा, क्या मैं भूल गई शायद, देखो, जैसे आपके पास ये डीएनए पॉलीमरेज वाला एंजाइम आया था, जब जो आपने यहाँ पे देखा था, ये जो डीएनए पॉलीमरेज वाला जो एंजाइम मैंने आपको ऊपर बताया था, ये डीएनए पॉलीमरेज आया था, ये डीएनए पॉलीमरेज अपने साथ ना सबस्ट्रेट लाता है। वो सबस्ट्रेट कौन सा सबस्ट्रेट था, ऊपर बताया था ना, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये अपना सबस्ट्रेट लाता है। जैसे इसने प्राइमर देखा, ये सबस्ट्रेट एक एक मान लो ये वाला पहले ये एक सबस्ट्रेट जोड़ेगा, फिर दूसरा सबस्ट्रेट जोड़ेगा, फिर तीसरा सबस्ट्रेट जोड़ेगा, ऐसे सबस्ट्रेट जोड़ जोड़ के धीरे धीरे इतने इतने सबस्ट्रेट जुड़ते जाते हैं, और फिर आपका जो स्ट्रैंड था वो नया स्ट्रैंड बनता था, ठीक है। सिमिलरली रेप्लिकेशन में भी बिल्कुल सेम काम होगा। जैसे ही आपके पास यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, न्यूक्लियो जो आपके ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा सबस्ट्रेट है, एक बार नाम लिख के बताओ, मैंने ऊपर भी आपको बताया है। वो सबस्ट्रेट जो होगा आपके पास, आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे करके वो पॉलीमरेज जोड़ेगा, और धीरे धीरे इस ये आपके पास मेन क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये आपको स्ट्रैंड दिख रहा है आरएनए वाला स्ट्रैंड, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वही जो मेरे पास राइबोन्यूक्लियस ट्राइफॉस्फेट वाला जो मेरे पास सबस्ट्रेट होता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे आपके पास एक एक करके क्या करता है, ऐसे ऐसे जो ऐड करता जाता है सबस्ट्रेट को, और फिर क्या करता है, एक नया आरएनए जो है वो प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मैंने बोला मेरे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन है, मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस लगा लो ATCG, मान लो मेरे पास ये जो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट है किसी भी स्ट्रैंड के अंदर, और आपको पता है, अगर आपने अच्छे से पहले वाले लेक्चर देखे होंगे, आपको पता होगा ए के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या आता है, टी आता है, टी के रिस्पेक्ट में ए आता है, सी के रिस्पेक्ट में जी आता है, जी के रिस्पेक्ट में सी आता है, सी जी जी सी, ये तो सबको पता होगा कि हमेशा ए के रिस्पेक्ट में टी आता है, सी के रिस्पेक्ट में जी आता है, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली अपने एक नॉर्मल स्ट्रैंड की। अब क्या होता है, अगर मान लो मुझे इससे आरएनए बनाना है, पहली बात तो ये भी याद रखना कि आपका जैसे जैसे आपका जो रेप्लिकेशन वाला काम है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में काम करता है, सिमिलरली क्या होता है, जो रेप्लिकेशन आपका सॉरी जो ट्रांसक्रिप्शन वाला काम होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी मेरा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही काम करेगा। लेकिन एक कंडीशन है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन के केस में मुझे कभी भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बनाना ही आरएनए है, तो मैं प्राइमर क्या है, छोटा सा आरएनए ही तो है ना, मैं आरएनए क्यों लूं दोबारा दोबारा, है ना। तो रेप्लिकेशन में मुझे प्राइमर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में मुझे प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली क्या होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ था ATCG था, अगर मान लो मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगी, ए के रिस्पेक्ट में यू आना चाहिए, यहाँ पे आप कोई भी थाइमिन नहीं बोलेगा, क्योंकि आरएनए के केस में कभी भी थाइमिन नहीं आता, हमेशा यूरेसिल आता है, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में ए, सी के रिस्पेक्ट में जी, जी के वे सी, आपको ये समझ में आ गया ना, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो ये तो मैंने अपनी सीक्वेंस बना ली, ये तो हम जनरली पढ़ते हैं। अब तुम एक बात देखो, यहाँ पे देखो यू, चलो यू टी को तुम अभी भूल जाओ, क्योंकि यहाँ ये तो आपका जनरल बात होती है कि हमेशा टी के रिस्पेक्ट में यू आता है इन द केस ऑफ आरएनए, ठीक है। अब स्टडी देखो, गौर यहाँ पे गौर फरमाओ, ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देखो ए जी जी सी सी, सब कुछ आपको यहाँ पे, आपको जितनी भी चीजें दिख रही है ना, यहाँ पे आपको सारी की सारी सेम चीजें दिख रही है, ठीक है। कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ आपके पास यू की जगह सिर्फ यहाँ पे टी आ जाता, सॉरी टी की जगह यहाँ पे यू आ जाता है, किसके केस में, एमआरएनए के बीच में। अब देखो, ये तुम्हारे पास स्ट्रैंड कौन सा था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड को हम बोलते थे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, लेकिन ये यहाँ पे देखो सारी सीक्वेंसेस आपको सेम है ना, और सीक्वेंस सेम होने की वजह से ही ना हम हमेशा अपने नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को अलग नाम दे देते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड हम क्यों बोलते हैं यहाँ पे इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो सारी सीक्वेंसेस सेम है, टी यू को भी भूल जाओ, क्योंकि वो तो देखो सबको पता है कि यू टी की जगह यू आता है अपने एमआरएनए के केस में। लेकिन एक चीज जो है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, वो चीज क्या है आपके पास, क्योंकि देखो सारी सीक्वेंसेस आपको बिल्कुल सेम दिख रही है, और यहाँ पे भी देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, तो मेरा जो एमआरएनए बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया 3 की जगह हमेशा 5 रहने वाले, कभी भी यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम मत बना देना, ठीक है। बताओ समझ में आया कि क्यों हमने इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला, क्योंकि सारी सीक्वेंसेस मुझे यहाँ पे सेम दिखी, और इसको क्योंकि यहाँ पे तो देखो बिल्कुल मेरे पास ऑपोजिट सिचुएशन है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलूंगी, टेम्पलेट को मैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलती हूँ, और अपने नॉन टेम्पलेट को कोडिंग स्ट्रैंड बोल देती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन समझना है। साथ ही साथ एक और स्ट्रैंड का नाम ट्रांसक्रिप्शन में आके इंक्लूड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्या कर रहा है आपके पास, एक तरह से सेंस प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल ऐसे याद थोड़ा सा ऐसे दिमाग में लगा सकते हो कि यार एक तरह से सेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपको सेम सेम बेसिस दिख रहे हैं, यहाँ भी सेम देखो, यहाँ भी सेम देखो, इसलिए हम इसको सेंस स्ट्रैंड भी बोल देते हैं, और इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। इसमें से देखो जरूर क्वेश्चन आता है एंटी सेंस स्ट्रैंड कौन सा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मान लो मैं तुमसे चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मान लो मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे तुम्हें 5 प्राइम, वेट चलो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, मेरे पास एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 में जो है सीक्वेंस जो मुझे प्रेजेंट है वो है CGATU
जीसी, ठीक है? मान लो ये सीक्वेंस प्रेज़ेंट है, तो मुझे एमआरएनए की सीक्वेंस बताओ फटाफट से बताओ। चलो फटाफट से मुझे ना इसमें एमआरएनए की सीक्वेंस बताओ क्या होगी? पहले ध्यान से देख लेना मैंने ऊपर क्या पोलैरिटी दी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम दी है। इसका मतलब मैंने किस स्ट्रैंड की बात की है? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात की है और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड की बात की है और कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए में सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस आता है वहीं से देख के एक बार इसका मुझे आंसर फटाफट से सब बताओ। बताओ, बताओ, सब बताओ। सब बताओगे। जितने यहाँ पे है ना 12 मुझे 12 कमेंट्स दिखने चाहिए यहाँ पे। बताओ, बताओ सब बताओ। बताओ, कुछ भी नहीं करना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया अच्छे से, यहाँ से ना क्वेश्चन आता है डायरेक्टली और मुझे साथ-साथ ये भी लिख के बताना कि यहाँ पे आप किसकी जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रखोगे या फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम रखोगे। अच्छा, अच्छा, सॉरी, सॉरी। हाँ, इसको टी रखो, टी रखो, टी रखो। सॉरी अभिलिप्सा, हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। बताओ, बताओ, बताओ। यहाँ पे जो आपको बात बताई है ना मैंने सेम यहाँ पे जो ऊपर बताया देखो यहाँ पे अगर आपने सीक्वेंस अच्छे से पढ़ी होगी तो सेम आपके पास यहाँ पे चलेगा, बिल्कुल सेम काम। बताओ फटाफट से बताओ इसकी सीक्वेंस। बताओ क्या सीक्वेंस बताओगे इसका आंसर बताओ? नहीं आ रहा मैं बताऊँ? नहीं आ रहा क्या बताओ? येस नो लिख दो। बताओ नहीं आ रहा तो बता दो। सो गए क्या तुम फिर आज? फिर से सो गए? 5 प्राइम टू 3 अच्छा किसका आंसर 5 प्राइम टू 3 ठीक है और CGUAAGC ठीक है। फ अभी से डिलीट कर दिया मैंने देखा भी नहीं पूरा। चलो बताओ फटाफट से बताओ इसका आंसर। देखो कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, सेम काम करना है बिल्कुल। जो यहाँ पे आपको मैंने बताया, एक ही जगह क्या रखोगे? एक ही जगह कोई टी मत चेंज कर देना। यहाँ पे जो आपको मैंने देखो मैंने आपको ना क्वेश्चन में क्या दिया है, मैंने आपको क्वेश्चन में ना ये दे दी और मैंने आपसे ये पूछी है। कुछ भी नहीं करना सिर्फ टी की जगह यू लगाना है यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है। सिर्फ टी की जगह यू, CGAUUGC बताओ। प्राची ने GCUAA नहीं आया मतलब समझ में नहीं आया। देखो, देखो मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिया है। पहली बात तो ये देखो 5 प्राइम 3 प्राइम का देने का मतलब मैंने आपको इसकी पोलैरिटी दे दी या फिर मैं इसको देखो क्वेश्चन आपके पास अगर नीट में आएगा तो ऐसे है कि आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है, फिर सिंपल बोलो कोडिंग स्ट्रैंड के जो बेसिस है वो ये है। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास आरएनए की सीक्वेंस क्या होगी? तो वहाँ पे आप सिंपल बिल्कुल सेम लिख के आ जाओगे। सिर्फ आपको जो चेंज करना है, सिर्फ आपको चेंज करना है टी की जगह यू लगाना है। बाकी सारी चीज़ें आपके पास सेम रहेंगी। बताओ सिर्फ टी की जगह यू लगाना है और कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर मान लो मैं यहाँ पे दे देती ना कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, तो तुम्हारा आंसर ठीक हो जाता। तो तुम वहाँ पे चेंज करते जी की जगह सी, सी की जगह जी, ए की जगह यू वगैरह चीज़ें। लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, ये ध्यान से देखो। अभी लिखा CGAUUGC ठीक है, हाँ, अब ठीक है। बताओ समझ में आ गया? दोबारा बताऊँ? फटाफट से। देखो सोना नहीं है क्लास में, सोना है ना क्लास में तो बाद में सोना। सोना नहीं है क्लास में, बी अटेंटिव। ये जेनेटिक्स है, ठीक है? इसको अच्छे से लो। 14 बच्चे हैं, कमेंट्स में सिर्फ प्राची एंड अभिलिप्सा का आंसर आया है। कराना CGAUUGC ठीक है, हाँ। सो जाते हो क्या तुम? इतनी नींद आती है क्या तुम्हें? चलो देखो, अच्छा अब देखो, यहाँ पे ना कंडीशन लिखी हुई है कि किस कंडीशन में हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करते हैं। ये क्या बात है यहाँ पे देखो सिंपल सा देखो मैं दोबारा से क्लीन करके बताती हूँ, ये देखो। यहाँ पे क्या होता है सी, ये देखो अगर मान लो आपके पास ये मान लो अगर आपके पास ये जो आरएनए बना है, अगर आपके पास ये जो नया आरएनए बना है, ये आरएनए अगर आपके पास मान लो एक और आरएनए बन जाए, जैसे आपके पास रेप्लिकेशन में क्या होता था नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता था, फिर भी आपके पास नए डीएनए के स्ट्रैंड के बाद भी आपके पास नए डीएनए के स्ट्रैंड से भी एक और डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता था। वो हमने पढ़ा रेप्लिकेशन में। अगर मान लो आपको गलती से आरएनए रेप्लिकेशन टर्म का कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए आज जगत में, चलो आरएनए हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या होगा आपके पास आरएनए से आरएनए की ही फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन ये चीज कभी भी नहीं हो सकती है क्योंकि देखो अगर मान लो आपका आरएनए से आरएनए ही बन गया तो इसमें क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएंगे और आपके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर अब देखो मैं आपको नेक्स्ट यूनिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कराऊंगी, वहां पे ना हमारे पास एक टर्म आती है, हमारे पास आरएनए इंटरफेरेंस वाली टेक्नोलॉजी। हम वहां पे देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है
जो भी डबल स्ट्रैंडेड अगर आरएनए बन जाते हैं ना, तो वो कभी भी रहते ही नहीं है। वो क्या हो जाता है, अगर मान लो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का मैं सिंपली बोलूँ तो वो कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाते, ठीक है? तो इसलिए हम बोलते हैं कभी भी आपके पास दो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, वो कभी भी आपके पास रेप्लिकेशन जो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो साथ शो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास क्या होता है, पहली बात तो 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए बन जाएँगे। एक और रीज़न इसका साथ-साथ होता है, एक और रीज़न क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास ये मान लो जैसे यस, यहाँ पे देखो जैसे ये तो हमने बात करी जनरल वाली। अगर मान लो आपके पास इससे तो आपने आरएनए बना दिया, अगर मान लो मैं इस वाले से भी आरएनए बना दूँ, इसका मतलब मैं सिंपली कहूँ कि मैं अपने एक डीएनए से मैं 2 आरएनए बना दूँ। और आपको अगर पता होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, मेरे पास डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन ही जो होता है ना, वो अल्टीमेटली मेरे पास कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होता है। अगर मान लो मैं बोल दूँ मेरे पास डीएनए से 2 आरएनए बन गए और फिर 2 प्रोटीन बनेंगे और फिर 2 कैरेक्टर आएँगे। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरी बॉडी में एक डीएनए है, लेकिन वो डीएनए मेरी हाइट को भी कंट्रोल कर रहा है और मेरे बालों के कलर को भी कंट्रोल कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक डीएनए एक ही इन्फॉर्मेशन को कैरी करके चलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं ये चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। पहला रीज़न इसका ये कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे पास नहीं बन सकता। दूसरी चीज़ है कि एक डीएनए 2 आरएनए अगर बनाने लग गया तो 2 प्रोटीन हमारे पास आ जाएँगे, जो कि आपका कभी भी फेवरेबल नहीं रहता है ना? देखो ये आपको समझ में आ गया, एडेनोसाइन सबको पता है हमारे पास क्या क्यों मतलब हमारे पास थाइमिन की जगह यूरैसिल आता है। फिर लिख रखा है यहाँ पे जैसे रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन में टोटल डीएनए आपका हो जाता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में पहली बात तो सेगमेंट ऑफ डीएनए आता है, सबको पता है छोटा-सा आपके पास जाएगा, ठीक है? इससे क्या होता है फिर आपको हाँ, यहाँ पे देखो यही जो मैं ऊपर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स मेरे कभी भी कॉपी नहीं होते, दोनों रीजंस बता दिए, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पहली बात तो फेवरेबल नहीं रहता, दूसरा रीजन 2 प्रोटीन या फिर 2 कैरेक्टर अगर आपके पास एक चीज से आने लग गए तो दैट मींस आपके पास जो प्रोटीन फॉर्मेशन मशीनरी, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिख रखा है प्रोटीन फॉर्मेशन मशीनरी जो होती है ना, वो मेरे पास इन्फ्लुएंस हो जाती है, और अगर वो गड़बड़ वहां पे गड़बड़ आ गई तो दैट मींस आपके कैरेक्टर अच्छे से आपको नहीं दिख पाएंगे आगे फ्यूचर में। बताओ, समझ में आया? बताओ समझ में आया? फिर और अच्छे से अभी आगे भी करना है हमें, बताओ? बताओ, बताओ फिर सो गए। सो गए, सो गए, तुम सो गए। बिल्कुल अच्छे से इंटरैक्शन चाहिए कमेंट्स में, जैसे समझ आए थम्स अप दो, जैसे समझ आए कुछ भी दो, लेकिन फटाफट से कमेंट करो, है ना? सोना नहीं है। तुम सोओगे मैं भी सो जाती हूँ फिर। ठीक है प्राची, क्लियर। ठीक है? चलो देखो, अब देखो यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, मेरे पास प्रमोटर होता है। होता भी देखो पूरा प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल समझो डाउनस्ट्रीम हम पढ़ते हैं, डाउनस्ट्रीम अपने अपस्ट्रीम के बारे में। देखो क्या होता है, हमारे पास ना प्रोकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में ना अलग-अलग चीज़ें चलती है। किस तरह से, जैसे मैंने मान लो मैंने यहाँ पे बोला, मेरे पास जो प्रमोटर होता है ना, अगर मान लो मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स के केस में जो मेरे पास प्रमोटर होता है, उसके पास प्रिब्नोबॉक्स होता है। सिर्फ इसका नाम याद कर लो, कोई इसमें समझने की जरूरत नहीं है, इनके पास सीक्वेंसेस क्या होती है, सिर्फ एक बस नाम याद कर लो। सिमिलरली जो यूकैरियोट्स के केस में ना टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। यहाँ से ना डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये टाटा बॉक्स आपको कहाँ मिलेगा, यूकेरियोट्स के केस में या फिर प्रोकैरियोट्स के केस में? क्वेश्चन बस इतना ही आता है, इसके ऊपर नहीं जाता, ठीक है? तो बस याद रखना, यूकेरियोट्स के केस में प्रमोटर के पास आपके पास क्या मिलता है, आपको टाटा बॉक्स मिलता है, और ऊपर प्रोकैरियोट्स के केस में आपको क्या मिलता है, प्रिब्नो बॉक्स मिलता है, ठीक है? बस इतना सा याद करो, ठीक है? अब क्या होता है, अगर सबने देखो सबने नंबर लाइन पढ़ी होगी, जीरो से नीचे क्या होता है, हम नेगेटिव यूज करते हैं, ऊपर हम पॉजिटिव यूज करते हैं, है ना? यहाँ पे मेरे पास क्या था, टर्मिनेटर था, यहाँ पे मेरे पास प्रमोटर था। अब अगर मान लो मैं बोलूँ मेरा जो आरएनए पॉलीमरेज था वो प्रमोटर से आगे सबसे पहले बाइंड करता है, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी प्रोसेस, फिलहाल समझ के चलो। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है आपका प्रमोटर से बाइंड करता है, जैसे प्रमोटर से बाइंड करता है आपका एमआरएनए का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब क्या होता है, मान लो मैंने बोला कि मेरे इस वाले पॉइंट से, मान लो मैंने बोला कि मेरे ना इस वाले पॉइंट से मेरा जो जो ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है वो मेरा यहाँ से है, तो इसका मतलब मैं इस वाली साइड को मैं नेगेटिव बोल दूंगी, टर्म यूज करती हूँ नीट में कि अगर मानो कि आपके पास जो है ये जो प्रमोटर है वो कहाँ प्रेजेंट है, डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है। पहली बात तो देखो मुझे ये दिख गया कि जीरो, अगर मान लो मेरी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हुई है तो पहली बात तो मैं प्रमोटर को बोलूंगी डाउनस्ट्रीम पे प्रेजेंट है। लेकिन क्या मैं इसको 3 प्राइम एंड पे बोलूं या मैं 5 प्राइम एंड पे बोलूं, मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मेरे पास ये जो प्रमोटर होता है वो मुझे कहाँ मिलता है, डाउनस्ट्रीम मिलता है, वो भी 5 प्राइम एंड पे। 5 प्राइम एंड पे, इसका मतलब मुझे यहाँ से क्लियर हो गया कि मैं जो रेफरेंस लेती हूँ अपना ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, मैं कोडिंग स्टैंड, ये मेरे पास नीचे वाला कोडिंग स्टैंड होता है ना, इसका मतलब मुझे क्लियर हो गया कि जब मैं अपने प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को एक्सप्लेन करूंगी ना, जैसे मान लो मैंने बोला मेरे पास टर्मिनेटर जो है वो अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है, किसके, 5 प्राइम एंड पे। मैं ये नहीं बोलूंगी 3 प्राइम एंड के, नहीं, मैं बोलूंगी 5 प्राइम एंड के, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना, ये आपको हमेशा याद रखना कि हमेशा जो हम रेफरेंस लेते हैं वो हम किससे लेते हैं, रेफरेंस हम हमेशा कोडिंग स्टैंड से लेते हैं। कोडिंग स्टैंड से क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड हमारा कोडिंग स्टैंड का होता है, ठीक है? बताओ, समझ, लैग हुआ था?
अच्छा कहाँ से रिपीट करूँ? चलो बता देती हूँ। देखो नंबर लाइन सबको पता है, नंबर लाइन सबको पता है हमारी कैसे होती है, ठीक है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, नंबर लाइन सबको वैसे ही पता होगा, ठीक है? नंबर लाइन में क्या होता है हमारे पास जो अगर हम इस साइड देखें तो हमारे पास क्या रहता है प्रमोटर रहता है, इधर हम देखें तो हमारे पास क्या रहता है नेगेटिव में देखें तो हमारा क्या रहता है डाउनस्ट्रीम रहता है, पॉजिटिव में जाए तो अपस्ट्रीम रहता है। अब ये था मेरे पास प्रमोटर। मैं हमेशा जैसे मैंने आपको बताया रेप्लिकेशन में हम क्या रेफरेंस लेके बात करते थे, जैसे मैंने बोला था हम इस साइड से जो खुला हुआ पोर्शन है वहाँ से लेते थे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है जो हम रेफरेंस लेके चलते हैं वो हमेशा हम कोडिंग स्टैंड वाला लेंगे। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा प्रमोटर है वो मेरा प्रेजेंट होता है डाउनस्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू 5 प्राइम एंड, और जो टर्मिनेटर है वो टर्मिनेटर यहाँ था ना, और मैं बोलूंगी जो मेरा टर्मिनेटर है वो प्रेजेंट होता है मेरा अपस्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू 3 प्राइम एंड, क्योंकि मैं यहाँ पे रेफरेंस हमेशा लेके चलती हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दैट मीन सिंपल कह सकती हूँ जो हम रेफरेंस लेते हैं वो हम हमेशा कोडिंग स्टैंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं। कोडिंग स्टैंड क्या था 5 प्राइम टू 3 प्राइम था ना, और इधर मैंने बोला मेरे पास ये होगा डाउनस्ट्रीम क्योंकि देखो नेगेटिव में जा रहा है, और ये मैं कहती हूँ अपस्ट्रीम, दैट मीन मेरा यहाँ पे पॉजिटिव में जा रहा है, इसलिए मैं क्या बोलती हूँ 3 प्राइम एंड के रिस्पेक्ट में 5 प्राइम एंड के रिस्पेक्ट में। बताओ समझ में आया? बताओ। देखो एनसीईआरटी में आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो एनसीईआरटी में ना पोजीशन दे रखा है टर्मिनेट, ये देखो टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स अ 3 प्राइम एंड, या फिर सिंपली बोलूं आपके पास यहाँ पे डाउनस्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड एंड यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम। अभी मैं देखो अभी से एक क्वेश्चन दूंगी ना वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं दोबारा बताती हूँ। फिलहाल ये बताओ समझ में आया? ये चीज समझ में अभी देखो मैं इसका क्वेश्चन दूंगी वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी सीधा। देखो देखो अगर मान लो मैंने क्या करा, मेरे पास ये दोनों स्ट्रैंड थे, अगर मान लो मैंने इस स्ट्रैंड में क्या करा, मैंने अपना प्रमोटर यहाँ कर दिया और टर्मिनेटर यहाँ कर दिया। पोलैरिटी मान लो मेरे पास अभी भी यही है, पोलैरिटी मान लो मेरे पास अभी भी यही है, लेकिन मैंने इनकी पोजीशन को स्विच कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होगा? टेम्पलेट स्टैंड में इसको कहूंगी या फिर मैं टेम्पलेट स्टैंड इसको कहूंगी? ये बताओ पहले तो मुझे एक चीज ये बता दो, टेम्पलेट स्टैंड में इसको कहूंगी या फिर टेम्पलेट स्टैंड में इसको कहूंगी? ये बताओ बताओ। ये बात तुम्हें तब समझ आई तो मैं खुद बता देती हूँ क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन वाला काम है वो हमारा हमेशा का होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है। अगर मान लो मेरे पास स्ट्रैंड ये है तो मेरे पास जो रेप्लिकेशन जो ट्रांसक्रिप्शन मेरे पास स्टार्ट होगा वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में जाएगा ना, इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्टार्ट ही कब होता है जब मेरे पास प्रमोटर जुड़ जाता है ना। मेरे पास जब प्रमोटर से एमआरएनए जब फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं, पहली बात तो याद रखो प्रमोटर से आपके जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ना। प्रमोटर से मेरे पास यहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। अब अगर मान लो प्रमोटर से स्टार्ट हुआ तो मेरा जो रेप्लिकेशन जो मेरा ट्रांसक्रिप्शन है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अभी आपको मैं बताया हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो पॉसिबल होती है, ठीक है? इसका कौन कह रहा है ये अलीजा 3 प्राइम टू अलीजा 3 टू 5 आपको टेम्पलेट लग रहा है? नहीं, हाँ अभिलिप्सा अलीजा जिया इनका ठीक है, नीचे वाला आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट हो जाएगा। क्योंकि अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में बताया था कि जनरली मैंने एक टर्म यूज किया था, जनरली हमारे पास ऐसा होता है कि जो हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, नॉट ऑलवेज। अब यहाँ पे मैंने अगर स्विच कर दिया तो देखो अलग हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास जो ट्रांसक्रिप्शन था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और जोन सा स्ट्रैंड मेरे पास एक्चुअल में मेरे पास एमआरएनए बनाना स्टार्ट करता है उसी को तो मैं नाम देती हूँ ना मेरे पास टेम्पलेट स्टैंड। मैं नाम कब देती हूँ टेम्पलेट स्टैंड? जहाँ पे मेरे पास प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे तो मेरा प्रोसेस जो है वो इधर से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से मेरे पास प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इसलिए मैं इस वाले स्टैंड को अब बोलूंगी टेम्पलेट स्टैंड। दैट मींस अब मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम को टेम्पलेट स्टैंड बोल दूंगी, 3 को 3 टू 5 नहीं बोलूंगी। बताओ समझ में आया? हाँ ठीक है, अभिलिप्सा का ठीक था, टेम्पलेट स्टैंड नीचे वाला होगा, ठीक है? बताओ बताओ समझ में आया? अच्छा हाँ, एक और बात देखो, अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि विद रिस्पेक्ट टू ये मेरे पास क्या थी बीच में क्या थी मेरे पास स्ट्रक्चरल जीन थी ना, ये मेरे पास क्या थी स्ट्रक्चरल जीन थी। अगर मैं तुमसे पूछूं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल जीन जो मेरे पास प्रमोटर है वो मुझे कहाँ प्रेजेंट होगा? विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल जीन मेरे पास जो प्रमोटर है वो मुझे डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होगा या फिर मेरे को अपस्ट्रीम प्रेजेंट होगा? ये बात बताओ मुझे। बताओ जो मेरे पास अब यहाँ पे जो विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं स्ट्रक्चरल जीन की बात करूं तो मेरे पास जो प्रमोटर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल जीन में पूछ रही हूँ। स्ट्रक्चरल जीन ये बीच वाली थी ना विद रिस्पेक्ट टू। बताओ बताओ बताओ, फिर हम अपना फिर आपको मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी। फटाफट से बताओ, फटाफट बताओ 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 फटाफट बताओ सब। ये देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिख रखा है प्रमोटर टर्मिनेटर जो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन होती है। प्रमोटर आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? 5 प्राइम एंड दैट मींस योर अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। बताओ बताओ सब, किसी ने नहीं बताया। अलीजा अपस्ट्रीम, अलीजा अपस्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल जीन मैंने पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल जीन सब अपस्ट्रीम बोल रहे हैं। अगर मान लो मैं अपना रेफरेंस ये लेके चल रही हूँ दैट मींस मैं अपना स्ट्रक्चरल जीन लेके चल रही हूँ तो यहाँ मुझे प्रमोटर तो मुझे इस साइड मिल रहा है तो मैं इसको डाउनस्ट्रीम बोलूंगी। बताओ बताओ सबको समझ में आया? बताओ क्लियर हुआ? अपस्ट्रीम कैसे बोल रहे हो?
मैंने क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल जीन देखो, और अगर मैं हाँ जिया का ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल जीन अगर मैं बोलूंगी तो वहां पे क्या होगा आपके पास, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। हाँ अब सबका ठीक है। अलीजा नहीं समझ आया। देखो, सिंपल सी चीज लेके चलो, अब इसको छोड़ दो, चलो एक बार सब कुछ छोड़ दो, सिंपल से याद रखे, एक बात याद रख लो, हमें हमेशा अपना रेफरेंस लेके चलना है कोडिंग स्टैंड को, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं मेरा जो प्रमोटर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तुमसे क्वेश्चन में सिंपली पूछ दो, अभी चलो छोड़ दो, थोड़ा सा आउट ऑफ वो हो गया था, छोड़ दो, सिंपल सा बात याद करो, प्रमोटर मुझे कहाँ मिलता है, 3 प्राइम या 5 प्राइम, मैं बोलूंगी 5 प्राइम, मैं यहाँ पे कभी भी 3 प्राइम नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं रेफरेंस हमेशा लेके चल रही हूँ अपने कोडिंग स्टैंड को, इसलिए मैं बोलूंगी प्रमोटर मेरे को कहाँ मिलता है, 5 प्राइम एंड पे। फिर मैं तुमसे पूछूं विद रिस्पेक्ट, छोड़ दो, चलो इसको छोड़ दो, मेन जो क्वेश्चन आता है, फिर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे टर्मिनेटर कहाँ मिलता है, तो मैं बोलूंगी टर्मिनेटर मुझे मिलता है 3 प्राइम एंड पे विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड, ठीक है। कभी अगर मान लो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, अगर वैसे तो देखो हम हमेशा कोडिंग स्टैंड के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लो विद रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट बताओ, तब मेरे पास टर्मिनेटर 5 प्राइम एंड पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे जनरली क्वेश्चन जो हम मेन रेफरेंस लेके चलते हैं वो हमेशा कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस पे लेके चलते हैं। बताओ अलीजा, बताओ, छोड़ दो विद रिस्पेक्ट टू, चलो ठीक है, सिंपल सी ये बात बताओ, बस ये मेन ये क्लियर होना चाहिए, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है वो छोड़ दो, बताओ बताओ, फिर हम ये करेंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, आरएनए जो मेरे पास यहाँ पे आरएनए बना था, आरएनए मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, हमारा मैंने सिंपल अगर हम एक जनरल आइडिया लें तो हमारा डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। लेकिन ये जो मेरे पास आरएनए बनता है ना, ये जो मेरे पास आरएनए बनता है, ये कभी भी एकदम से ऐसा नहीं होता कि डीएनए था और आरएनए बन गया। आरएनए की ना सीक्वेंस होती है, पहले आपके पास एचएनआरएनए बनेगा, फिर आपके पास क्या बनेगा, पूरा कंप्लीट एमआरएनए बनेगा। पहले सबसे पहली बात आती है आपके पास एचएनआरएनए की। एचएनआरएनए को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे आपके पास जो होता है, आपके पास ये मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है, सॉरी एमआरएनए आपके पास डीएनए से बना, मान लो अभी फिलहाल याद कर लो, एमआरएनए आपके पास बना। इस एमआरएनए के ऊपर आपको क्या मिलता है, कुछ ना इंटरवेनिंग सीक्वेंस मिलती है। मींस आपको जो एमआरएनए होता है ना, ये ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल लगातार आपको बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस मैनर में मिले, ऐसा नहीं होता। ये जो एमआरएनए मिलता है ना, इसमें आपको ना बहुत ज्यादा ऐसी इंटरवेनिंग सीक्वेंस का मतलब बहुत ज्यादा, मैं सिंपली बोलूं बस घुसी हुई सीक्वेंस, कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस मिलती हैं जो कि हमें एक्चुअल एमआरएनए में नहीं चाहिए होती, ठीक है। उन सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखो, ये हमें मिली थोड़ी सी एक्सॉन वाली यूनिट, ये मिली इंट्रॉन, ये मिली एक्सॉन, ये मुझे मिली इंट्रॉन। क्या होता है, जब सबसे पहले मेरे पास एमआरएनए बनता है तो वो इस फॉर्म में मेरे पास बनता है। मुझे क्या करना होता है, इसको जब मैं इसको मैच्योर फॉर्म में, जब ये एमआरएनए जाता है, हम इस पूरे प्रोसेस को ना स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग हम बाद में समझेंगे, फिलहाल बस इतनी सी बात याद रखो, पहले एचआरएनए बनता है, फिर मेरे पास बाद में मैच्योर एमआरएनए बनता है, इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। बाद में मेरे पास जो होता है एमआरएनए बनता है, कैसे बनता है मेरे पास, जब मेरे पास यहाँ पे इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं ना, मान लो ये इंट्रॉन चला गया, ये इंट्रॉन चला गया, और एट द एंड सिर्फ एक्सॉन 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 बच के, तो हम उसको कहने लग जाते हैं अब एमआरएनए। अब उसको एचएनआरएनए नहीं कहेंगे, अब उसको हम एमआरएनए कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, बताओ। एक्सॉन को सिंपल समझ सकते हो, एक्सॉन मतलब एक्सप्रेस, जो आपको एक्सप्रेस कर रहा है, दैट मींस आपके पास ना एक्सॉन वाली सीक्वेंसेस ही होती है जो कि आपको आगे जाके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इंट्रॉन बिल्कुल फालतू सीक्वेंसेस होती है, इनको हमें हटाना पड़ता है। हटाते हम कैसे, स्प्लाइसिंग ये प्रोसेस नाम होता है, उस प्रोसेस से हम इंट्रॉन वाली सीक्वेंस को हटाते हैं। बाद में हम अपनी इसको अच्छे से समझेंगे, बताओ ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलो अब देखो प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जो हमारी होती है ना, वहाँ पे सिर्फ हमारा एक आरएनए पॉलीमरेज ही सफिशिएंट होता है। आरएनए पॉलीमरेज सबको पता है ना, ऊपर बताया मैंने, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की यहाँ पे बात हो रही है ना। प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज ही सफिशिएंट होता है पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड होते हैं। कैसे कपल्ड, जैसे मान लो आपके पास, मैंने बोला कि सेल है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, हमेशा क्या होता है डीएनए से आरएनए, जो डीएनए से आरएनए बनता है, ये हमेशा हमारा इतना प्रोसेस हमारा चलता है न्यूक्लियस के अंदर। ये आरएनए हमारा जब साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है ना, फिर हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो अपना ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है वो हमारा चलता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो ट्रांसक्रिप्शन वाला जो हमारा प्रोसेस है वो चलता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये साथ साथ काम करने लग जाती है। मतलब ऐसा यहाँ पे मैं सिंपली बोलूं, यहाँ पे कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती, मींस कुछ अलग अलग नहीं होता, दोनों चीजें यहाँ पे मेरे पास साथ साथ काम करती है, ट्रांसक्रिप्शन भी ट्रांसलेशन भी, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, यूकैरियोट्स के केस में आपके पास तीन तरह के आपको आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो 1 होता है वो क्या बनाता है, आरआरएनए बनाता है। हमारे पास तीन तरह के आरएनए होते हैं, एक होता है सिंपल आरआरएनए होता है, दूसरा हमारे पास टीआरएनए होता है, फिर हमारे पास क्या होता है लास्ट में हमारे पास एमआरएनए। तीन तरह के हमारे पास जो होते हैं आरएनए होते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है ना, वो हमारे पास फॉर्मेशन करता है हमारे आरआरएनए की। और कौन से आरआरएनए की, 5.8, 18 और 28, ये तीनों को याद करना है, ये तीनों को याद करना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो पॉलीमरेज 1 किसकी फॉर्मेशन करता है, 5.8 की, 18 की और 28 की।
फिर बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, वो मेरे पास एचएनआरएनए की फॉर्मेशन करता है। अभी ऊपर बताया ना एचएनआरएनए क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी आप इसको सिंपल बोल सकते हो, है ना? फिर मेरे पास एमआरएनए बनता है, सबको पता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके लिए कोड करता है? टीआरएनए के लिए करता है। और कौन से टीआरएनए के लिए? 5s वाला हो गया या फिर हमारे पास एसएनआरएनए हो गया। एसएनआरएनए का काम क्या होता है, आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ अभी इतना याद कर लो, आरएनए पॉलीमरेज 1 किसके लिए कोड करता है, पॉलीमरेज 2 एमआरएनए को बनाता है, और पॉलीमरेज 3 आपके पास टीआरएनए को बनाता है। 3 आरएनए होते हैं, तीनों पॉलीमरेज के लिए उनकी जो एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल अच्छे से डिवाइडेड होती है, ठीक है? चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में, कमेंट्स में भी देखूंगी, ठीक है? चलो देखो, ट्रांसक्रिप्शन हमारे ना प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के केस में अलग-अलग चलती है। अभी आपको बताया क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती, तो अलग-अलग काम चलेगा प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या होता है, मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन 3 प्रोसेस में काम करती है, यूकैरियोट में भी 3 में करती है, लेकिन थोड़ा-सा चेंज होता है। प्रोकैरियोट में होता क्या है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और आपके पास लास्ट में होता है टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन है टर्मिनेशन, ठीक है? 3 प्रोसेस में आपके पास जो होती है, ये ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस काम करता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और लास्ट में टर्मिनेशन। इनिशिएशन नाम से पता चल रहा है, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है, देखो वही सारा काम आ गया। ये मेरे पास थे कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड थे, ये था मेरे पास प्रमोटर। प्रमोटर जो था वो मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज से आके जुड़ा। जैसे अब देखो, ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, ये किसकी हेल्प से जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर। हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में 2 फैक्टर्स आते हैं, एक आता है सिग्मा फैक्टर, एक आता है हमारे पास कौन सा, रो वाला फैक्टर आता है, ठीक है? सिग्मा जो मेरे पास फैक्टर होता है ना, ये जो सिग्मा वाला फैक्टर होता है, ये फैक्टर मेरे पास आके क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को सिंपली बोलो तो हेल्प करता है। क्योंकि देखो, अगर मान लो मैंने बोला मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मैं पहचानूं, मैंने किसी को फोन किया कि मुझे ना इससे मिलना है, तो मैं कैसे पहचानूंगी इसको? वो अपनी अपीयरेंस बताएगा कि मैंने ऐसे येलो शर्ट पहनी है वगैरह, सीख अपनी पूरी जो है सारे अपनी प्रेफरेंस बताएंगे, या सिंपली अपनी मोर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे कि मैं ऐसी हूँ, ऐसा हूँ, ठीक है? तब हमें समझ आएगा। सिमिलरली क्या होता है, यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर है, ये हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को, ताकि वो सही से जाके प्रमोटर पे अच्छे से बाइंड कर सके। तो क्वेश्चन आता है कि जो सिग्मा फैक्टर होता है किस में हेल्प करता है, पहली बात तो इनिशिएशन में हेल्प करता है। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब क्या हुआ, जैसे ही मान लो मेरे पास सिग्मा फैक्टर आके जुड़ गया, सिग्मा फैक्टर मेरे पास आके जुड़ा, सेकंड काम मेरे पास शुरू होगा इलोंगेशन का। पहला काम हो गया, इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन में क्या हुआ, सिग्मा फैक्टर पहली बात तो आपके प्रमोटर के पास आके जुड़ा। अब क्या होगा, प्रमोटर, ये देखो यहाँ पे आपका जैसे ही यहाँ पे मेरे पास प्रमोटर आके जुड़ा, ये जो मेरे पास सबस्ट्रेट था, जैसा आपको रेप्लिकेशन ने बताया, सिमिलरली ये जो सबस्ट्रेट था, ये धीरे-धीरे क्या करेगा, एक-एक आपके सबस्ट्रेट को जोड़ता जाएगा, पूरा एक एमआरएनए बना देगा। लेकिन एमआरएनए बनेगा कैसे? यहाँ पे आपके पास काम होता है इलोंगेशन, यहाँ पे आपके पास काम क्या आता है, इलोंगेशन आता है। इलोंगेशन आपको क्या देखते हो, जिस तरह से आपके पास रेप्लिकेशन में 2 स्ट्रैंड खुले थे, 2 स्ट्रैंड खुले थे ना, सिमिलरली ट्रांसक्रिप्शन में भी स्ट्रैंड्स होंगे, वो खुलेंगे। कौन खोलेगा, नाम बताना एक बार मुझे, एंजाइम का नाम बताओ, कौन सा एंजाइम जो होता है वो खोलेगा? बताओ। बताओ फटाफट बताओ, कौन-सा एंजाइम था जो कि आपके दोनों स्ट्रैंड्स को खोलता था? दोनों के सिंपली बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता था, बताओ? देखो क्या होता है आपके पास, ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं खुले, ये ऐसे स्ट्रैंड खुला, ये दूसरा स्ट्रैंड खुला। अब क्या होगा आपके पास यहाँ पे ना एमआरएनए बनना शुरू हुआ, छोटा-सा एमआरएनए आया, कैसे बना अभी आपको मैंने बताया, सबस्ट्रेट जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड देता जाता है, फिर क्या होता जाता है, पूरा एमआरएनए तैयार मतलब बनना स्टार्ट हो जाता है। आपके पास ये एमआरएनए बना, ये आपके पास क्या बन गया, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन गया। ये डीएनए था, ये आपका नया आरएनए बना, आपके पास ये पूरा क्या बन गया, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन गया, ठीक है? हाँ, अभी लिप्सा का ठीक है, वेरी गुड, हेलिकेस, ठीक है? फिर क्या हुआ, अब इलोंगेशन है, इलोंगेशन नाम से पता चल रहा है, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रैंड है वो इलोंगेट करता जाएगा, मीन्स बढ़ता जाएगा, है ना? होगा क्या, इलोंगेशन कैसे शो हुई यहाँ पे आपके पास, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये स्ट्रैंड मान लो मेरे पास छोटा स्ट्रैंड बन गया। अब क्या होगा, ये जो नया स्ट्रैंड बनता गया ना, मीन्स एक स्ट्रैंड बनता गया, वो पीछे जाता जाएगा, नया यहाँ पे आता जाएगा। फिर उसके बाद अगले प्रोसेस में आप देखोगे ये भी पीछे चला जाएगा, और फिर एक और नया वाला आ जाएगा, नया वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जुड़ के आपके पास एक पूरा नया स्ट्रैंड बन जाता है। लास्ट में क्या होता है, जब मेरे पास लास्ट वाला काम आता है, ये थर्ड काम हो गया, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, आपके पास जो ये पूरा आरएनए बना है, रो फैक्टर आता है, यहाँ पे टर्मिनेटर आता है ना, यहाँ प्रमोटर था, यहाँ पे प्रोसेस चलता गया, जैसे प्रोसेस आपका टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचा, टर्मिनेटर रीजन पे आया आपके पास रो फैक्टर, दो फैक्टर आते हैं, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, सिग्मा ने यहाँ काम करा, रो ने यहाँ काम करा, रो फैक्टर ने क्या करा, रो फैक्टर आया और रो फैक्टर ने क्या करा, पूरा एमआरएनए को देखा कि हाँ अब रेडी हो चुका है मेरा जो आरएनए है, आरएनए को क्या करा, आपके पास बाहर निकाल दिया साइटोप्लाज्म के अंदर। इस तरह से हमारे पास जो पूरा आरएनए है हमारे पास वो बन जाता है। बताओ समझ में आया? ये तो थी हमारे पास बात किसकी, प्रोकैरियोट्स। अभी मैं एनिमेशन वीडियो में दिखाऊंगी, वहां क्लियर हो जाएगा। बताओ समझ में आया? बताओ क्लियर हुआ? बताओ। फिर हम देखेंगे अपना यूकेरियोट्स के केस में। देखो यूकेरियोट्स के केस में जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? अभी हमने देखा, पहली बात तो यहाँ पे हमें 3 आरएनए पॉलीमरेज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्लस में हमें यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में तो क्या हुआ, एकदम से आरएनए निकल गया। लेकिन यूकेरियोट्स के केस में क्या होता है, पहले एचएनआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए जाके बनता है। मीन्स यहाँ पे आप स्प्लाइसिंग का काम देखोगे। ठीक है? होता क्या है, ये देखो यहाँ पे आप 3 चीज़ें देखोगे। सबसे पहले देखो आरएनए पॉलीमरेज़ 3 थे, तीनों ने
काम शो करा, तीनों ने अपने-अपने रिस्पेक्टिव आरएनए बना दिए और क्या करा आपके पास आरएनए जो थे बना दिए। उसके बाद मान लो आपके पास ये आरएनए बन गया किसका यूकेरियोट्स का। मान लो ये यूकेरियोट का आपके पास जो आरएनए था वो बन गया। अब इस यूकेरियोट के ऊपर ना 3 काम होते हैं। पहला काम होता है स्प्लाइसिंग का काम। पहले काम इसके पास कौन-सा होता है? स्प्लाइसिंग। चलो स्प्लाइसिंग से पहले हम कैपिंग टेलिंग पढ़ लेते हैं। देखो, कैपिंग का पहले बात तो हम कैपिंग क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया हमारा जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए को हमें साइटोप्लाज्म के अंदर भेजना है। तो हमें उसको प्रोटेक्शन भी तो देनी है ना। आरएनए बिल्कुल अभी-अभी छोटा-सा बिल्कुल नया-नया बना है, तो हमें उसको प्रोटेक्शन देनी है ताकि वो साइटोप्लाज्म में जाके ऐसा ना हो कि वहाँ पे न्यूक्लियेसेस बहुत सारे आ जाए, बहुत सारे एंजाइम्स आ जाए और हमारे आरएनए को मार ही दें। तो हमें अपने आरएनए को प्रोटेक्शन देनी है। प्रोटेक्शन हम कैसे देते हैं? हम सबसे पहले उसे कराते हैं कैपिंग। कैपिंग कैसे? देखो, मान लो हमारे पास ये कौन-सा अभी है, मेरे पास एचएनआरएनए है, अभी हमने इसको मैच्योर नहीं बनाया, अभी ये मेरे पास एचएनआरएनए है। एचएनआरएनए यहाँ पे मेरे पास काम कर रहा है। सबसे पहली होगी कैपिंग। कैपिंग कहाँ पे होती है? 5 प्राइम एंड पे। हमेशा याद रखना, जो कैपिंग वाला जो प्रोसेस होता है मेरे पास कहाँ पे चलता है? हमेशा 5 प्राइम एंड पे चलता है। 5 प्राइम एंड पे किसकी कैपिंग होती है? मतलब कौन आके जुड़ता है? कौन आके जुड़ता है आपके पास? 7 मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है मेरे पास आके जुड़ता है 5 प्राइम एंड पे, जो कि क्या करता है? कैपिंग कराता है। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? 7 मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब सिंपल कह सकते हो, यहाँ पे आपके पास शुगर होगी, यहाँ पे बेस होगा, यहाँ पे आपके पास 3 फॉस्फेट होंगे और इस वाली शुगर के ऊपर 7th पोजीशन पे इसकी आपको मिथाइल दिखेगा। स्ट्रक्चर दिमाग में सोच सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कैपिंग करने में कौन सा एंजाइम यूजफुल होता है? उस एंजाइम का नाम होता है ग्वेनाइल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम होता है? ग्वेनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये तो होगी मेरे पास बात कैपिंग की। अब हमने स्टार्टिंग से तो चलो अपने आरएनए को प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि हमें पीछे से भी अपने आरएनए को प्रोटेक्ट करके रखना है। वो हम टेलिंग कहाँ पे करते हैं? 3 प्राइम एंड पे। 3 का टी और आपके पास टेलिंग का 3। यहाँ से याद कर सकते हो कि टेलिंग हम हमेशा कहाँ पे करते हैं? 3 प्राइम एंड पे करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे हम ना 200 से 300 क्या करते हैं? एडिनिलेट रेसिड्यूज का यूज करते हैं। एडिनिलेट का मतलब हम यहाँ पे एडिनाइन का यूज करते हैं। एडिनाइन का मतलब हम यहाँ पे ए मतलब यहाँ पे बहुत सारे हम ए बेसिस का हम यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है आपके पास? एडिनालाइट पॉलीमरेज। कैपिंग में कौन सा एंजाइम यूज होता है? ग्वेनाइल ट्रांसफरेज। टेलिंग में कौन सा एंजाइम यूज होता है? एडेनालाइट पॉलीमरेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम होता है और हम ये कैपिंग टेलिंग क्यों कर रहे हैं? प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पे आपके पास ना एनसीईआरटी में लिख रखा है कि ये जो आपके पास टेलिंग वाला काम होता है ना, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस है। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट सिंथेसिस है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, जनरली मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर मान लो मुझे ए बनाना है, तो मुझे इसके ऊपर मुझे टीटीटी मिलना चाहिए, तभी मैं ए बना पाऊंगी, जनरल, अगर हम जनरल सेंस से बोले। लेकिन जो आपका यहाँ पे टेलिंग वाले, जो आपका यहाँ पे टेलिंग में जो आपके पास ये ए बहुत सारे पोली आते हैं ना, ये आपको इनको ना कभी भी टीटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बिना टी के ही ए फटाफट लगते जाते हैं और अपना काम शो करते जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे पास टेलिंग वाला जो काम होता है वो कैसा काम होता है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट काम होता है। बताओ, समझ में आया कि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट काम हम इसको क्यों बोलते हैं? बताओ, क्लियर हुआ? ये खत्म हो गया, फिर मैं आपको भी एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगी। ठीक है, चलो अब हमने क्या कर लिया? कैपिंग कर ली, टेलिंग कर ली। थर्ड काम आता है हमारे पास स्प्लाइसिंग करना। स्प्लाइसिंग अब देखो किस तरह से होती है। ये देखो, जैसे मान लो मेरे पास इंट्रॉन्स है, ये इंट्रॉन्स है, इंट्रॉन्स है। हमें काम में क्या लेने हैं? ये जो बीच में एक्सॉन्स है ना, हमें ये लेने हैं, हमें इनको हटाना है। हमें इनको कैसे भी करके हटाना है ताकि हमारे पास इस एचएनआरएनए से हमारे पास मैच्योर एमआरएनए बन पाए। हमें क्या करना है? इनको हटाना है। किस तरह से हम हटाते हैं? ये देखो क्या होता है हमारे पास, ये जो इंट्रॉन्स है ना, ये जो ग्रीन पोर्शन में दिख रहे हैं जो इंट्रॉन्स है, हम इनको क्या करते हैं? इनके ना ऐसे लेरिएट फॉर्म, इनको हम कहते हैं लेरिएट। इनको हम क्या कहते हैं? लेरिएट फॉर्मेशन। हम इनकी ना लेरिएट फॉर्मेशन करा देते हैं, मींस इनके ना हम लूप्स बनवाने लग जाते हैं। इन इंट्रॉन्स के ना हम ऐसे लूप्स बनवाने लग जाएंगे। बाद में क्या करेंगे? जैसे इनके लूप्स बन जाएंगे ना, इन लूप्स को हम बाद में ऐसे कट कर देंगे। कट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास देखो मैच्योर आरएनए बन गया। ये जो पार्ट थे इनको हमने कट कर दिया, क्योंकि देखो लूप बन जाएगा तो हम आसानी से कट करके अपने इनको इंट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। और एट द एंड हमारे पास पूरा क्या बन जाएगा? एक्सॉन्स बन जाएगा और हमारे पास मैच्योर एमआरएनए जो था यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये लेरिएट फॉर्मेशन जो बने हैं, ये जो आपके पास बड़े बड़े होल्स ये बने हैं, ये बनते कैसे हैं? ये हमेशा बनते हैं स्प्लाइसोसोम्स कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। ऐसा तो नहीं खुद बन गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा बनते हैं स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स की हेल्प से बनते हैं। स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम होता है एसएनआरपी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना, जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 3 था, उसने एसएनआरपी के लिए भी कोड करा था। मैंने बताया था, बाद में बताऊंगी। वो अब सुन लो, अभी आपको ऊपर बताया था ना, तो स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम होता है एसएनआरएनपी, जिसको हम कह सकते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन। इनका इसकी फुल फॉर्म होती है। इनको हम शॉर्ट में स्नप्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्नप्स भी बोलते हैं। इनका काम यही होता है कि लैरिड फॉर्मेशन में बेसिकली हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पे एक ऑर्गेनेली, लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली आती है, जो कि आपको हमेशा यूकेरियोट से मिलती है, प्रोकैरियोट में नहीं मिलती। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं स्प्लाइसोसोम मुझे किस में मिलते हैं? प्लांट किस में नहीं मिलते? प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई या एनिमल्स? बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? बैक्टीरिया, बिकॉज बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ स्प्लाइसोसोम मुझे कहाँ मिलते हैं? सिंपल यूकेरियोट के केस में मिलते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं मिलते। समझ में आया? बताओ, बताओ, समझ में आया सबको? बताओ।
फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन देखो, इफ बेस सीक्वेंस इज डीएनए, अब से पूछ रहे हैं कि अगर डीएनए के अंदर आपके बेस सीक्वेंस अगर मान लो ये है, तो मेरी सीक्वेंस एमआरएनए के अंदर क्या होगी बताओ। पहले से ही लिंक क्वेश्चन है। अगर मान लो मेरे पास क्या है, बेस सीक्वेंस डीएनए के अंदर मेरे पास ये है, फिर से देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो मेरे पास एमआरएनए की सीक्वेंस क्या होगी बताओ। बताओ। हाँ, बैक्टीरिया सबका ठीक है, भावना, अलीजा, तराना, डोरामीन, अलीजा, हाँ बताओ। इसका आंसर बता दो फटाफट से। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। पोलैरिटी फिर देख लेना ध्यान से, पोलैरिटी फिर देख लेना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं है। बताओ। जी या यू एमआरएनए की पूछी है, फिर गलती वही गलती, मैंने क्या बोला, पोलैरिटी ध्यान से देखो फिर आंसर दो। जी या एक बार दोबारा दोबारा रीड करो क्वेश्चन। अभिलिप्सा का ठीक है, सिर्फ ए ही आएगा। अभी तो मैंने बताया 5 प्राइम टू 3 प्राइम का मतलब क्या है, मेरे पास कोडिंग स्ट्रैंड की बात हो रही है, और कोडिंग स्ट्रैंड में तो कोई चेंज ही नहीं आता। सिर्फ चेंज कहाँ पे आता है, अगर टी हो तो उसकी जगह यू आ जाता है, लेकिन ए तो ए ही रहेगा। दैट मीन्स इसका आंसर फिर से यही आएगा, सेम आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको ही बताया था एमआरएनए जो बनता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही बनता है, तो मेरा आंसर यहाँ पे यही रहेगा। हाँ, अब सबका ठीक। डोरेमी टीटीटी कैसे? टीटीटी, पहली बात तो एमआरएनए के अंदर थायमिन आ ही नहीं सकता, एमआरएनए के अंदर यूरैसिल आ सकता है, थायमिन तो आ ही नहीं सकता। चलो मैं दोबारा एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मान लो मेरा एक स्ट्रैंड है जिसकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन आपको दे रखी है, यहाँ पे मान लो आपके पास जो है सीक्वेंस वो ये है, तो मुझे एमआरएनए की सीक्वेंस अब बताओ। इस केस में एमआरएनए की सीक्वेंस बताओ। बताओ, इस केस में एमआरएनए की सीक्वेंस पोलैरिटी के साथ बताना। इस वाले क्वेश्चन ने मुझे एमआरएनए की सिंथेसिस एमआरएनए की पूछी है, बताओ। और ये मुझे 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, कोड इसकी पोलैरिटी ध्यान से देखना, फिर बताना इसका आंसर। बताओ। बताओ, इसका बताओ फटाफट से। पोलैरिटी देखो, देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी दे रखी है, इसका मतलब कोडिंग स्ट्रैंड की बात की है। और कोडिंग स्ट्रैंड में कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस टी की जगह यू लगाना है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम का सेम जो स्ट्रैंड है उसको चेप दो, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन जब मेरे पास बात आई 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दैट मीन्स मेरे पास जब बात आती है मेरे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड की, उस केस में क्या होगा मुझे क्वेश्चन बताओ। 5 अच्छा अभिलिप्सा कह रही है यूएए टीजी, ठीक है। ठीक है अभिलिप्सा, गुड। ठीक है, यूएए ठीक है, जिया, अलीज़ा, प्राची, हाँ, अब सबका ठीक है, ठीक है? तो इसको याद रखा करो, पोलैरिटी क्या गिवन है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है? और ऑप्शन में ये भी आता है, ऑप्शन में यहाँ भी एक बार ऑप्शन ये भी दे देंगे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में यही वाली सीक्वेंस दे देंगे, एक बार 3 प्राइम टू 5 प्राइम में यही वाला ऑप्शन दे देंगे। तो वो भी चीज़ याद रखना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला मार्क करो, क्योंकि जो आरएनए होता है वो बनता कैसे है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है, ठीक है? ये भी बात याद रखना, ठीक है? चलो, अच्छा ये मैंने सारा पढ़ा दिया। एक और बात आती है हमारे पास मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक की। देखो, क्या होता है मैं सिंपल बताती हूँ। हमारे पास जब अब हमारा डीएनए से जब हमारे पास डीएनए से आरएनए बनता है, या सिंपल बोलो मेरे पास जब आरएनए से प्रोटीन बनता है ना, जब मैं मान लो मैंने बोला जब मेरे पास आरएनए से सिंपली बात याद रखो, चलो मैंने बोला मान लो मेरे डीएनए से आरएनए बना। जब मेरे पास डीएनए से आरएनए बनेगा तो वो मेरे पास एक जगह पे होता है जिसको हम बोलते हैं जीन। लेकिन अगर मान लो मैंने बोला मेरा डीएनए से प्रोटीन बना, उसके लिए मैं जीन की जगह एक वर्ड यूज़ करती हूँ जिसको मैं बोलती हूँ सिस्ट्रॉन, जिसको मैं बोलती हूँ सिस्ट्रॉन। जैसे कि मान लो आपको ऊपर बताया था मेरे पास ऐसे था, अभी एक बताया था ना ऊपर प्रमोटर टर्मिनेटर, मान लो मैंने बीच में यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स के केस में देखो यहाँ पे लिख रखा है आपके पास, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है आपके पास, हाउ डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कोडिंग फॉर अ प्रोटीन। जब मेरे पास सिंपल डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको मैं बोल दूंगी जीन। लेकिन अगर मैं बोल दूं मेरे पास डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बन रहा है, तो वहां पे मैं जीन की जगह वर्ड यूज करती हूँ जिसको मैं बोलती हूँ अपना सिस्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, अब बात आती है मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक की। जैसे मैंने सिंपली बोला मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन थी, बीच में क्या था अभी ऊपर बताया था, बीच में मेरे पास क्या था, स्ट्रक्चरल जीन थी ना। अगर मान लो मैं इस स्ट्रक्चरल जीन में बोलूं, प्रोकैरियोट्स के केस में तुम जनरली देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से ना बहुत मतलब मल्टीपल यहाँ पे आपको पॉलीपेप्टाइड दिखते हैं, किसके केस में, प्रोकैरियोट के केस में। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके यूकैरियोट के, यूकैरियोट में क्या होता है, मान लो आपके पास वही एक आपके स्ट्रक्चरल जीन थी, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन थी, इस स्ट्रक्चरल जीन से मान लो आपके पास यहाँ पे आरएनए बना, और जब आपके पास अपना यूकैरियोट के केस में पॉलीपेप्टाइड बनता है वो हमेशा बनता है एक। हमेशा याद रखना, यूकैरियोट के केस में जो पॉलीपेप्टाइड बनता है वो बनता है हमेशा एक। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में एक से ज्यादा आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड या सिंपली बोलो जो प्रोटीन होता है वो एक से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो आपके पास प्रोकैरियोट के केस में एक से ज्यादा मुझे जो है प्रोटीन्स मिले, इसका मतलब यहाँ पे मुझे मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स भी तो मिलेंगे ना, क्योंकि सिस्ट्रॉन ही है जो कि आपके पास पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। और प्रोकैरियोट के केस में मुझे मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स मिलते हैं। इसका मतलब मैं सिंपली कह सकती हूँ कि प्रोकैरियोट के केस में मुझे यहाँ पे मल्टीपल तरह के सिस्ट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन यूकैरियोट के केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्ट्रॉन मिलता है। तभी मैं बोलती हूँ कि यूकैरियोट जो होते हैं मेरे पास मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मेरे पास कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। बताओ समझ में आया, ये टर्म समझ में आई, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक, बताओ। 5 प्राइम टू 3 प्राइम में चेंज नहीं होगा, 3 टू 5 चेंज होगा। देखो तना दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला,
3 प्राइम टू 5 प्राइम की अगर मैंने क्वेश्चन में दे दिया, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ याद रखनी है, ए है, जी है, सी है, कुछ भी है। अगर टी दिख गया तो टी की जगह यू लगा दो। किस केस में? जब आपको स्ट्रैंड कौन-सा दे रखा हो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम दे रखा हो। लेकिन अगर आपको स्ट्रैंड दे रखा हो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वहाँ पे आपको सबको चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ए की जगह यू लगाना, टी नहीं लगाना फिर भी, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं? एमआरएनए बना रहे हो। एमआरएनए के केस में टी तो पॉसिबल ही नहीं है, आएगा तो हमेशा यू ही। सी आए तो जी लगा दो, जी आए तो सी आए, लेकिन कब? जब आपका स्ट्रैंड किस स्ट्रैंड की बात की गई हो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम की बात की हो, या फिर मैं सिंपली बोलूँ जब आपकी टेम्पलेट, या फिर सिंपली बोलो जब आपकी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड की बात की गई हो, तब आपको चेंज करना है। जब आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड की बात की गई हो, तब आपको ये चेंज कभी भी नहीं करना, सिर्फ टी की जगह यू लगाना है। बताओ, समझ में आया तराना? आप बताओ। ठीक है, पोलिस इलेक्ट्रॉनिक्स सबको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। ये देखो फिर से वही काम है, आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, आप एनसीईआरटी में देखो, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? ठीक है? फिर लास्ट में टर्मिनेशन फैक्टर पढ़ लिया। टर्मिनेशन फैक्टर का दूसरा नाम होता है आपके पास रो फैक्टर, और इनिशिएशन फैक्टर का दूसरा नाम होता है आपके पास कौन-सा? सिग्मा फैक्टर, ठीक है? फिर आपको देखो मैंने बता दी, यहाँ पे देखो आपके पास ये लेरिएट फॉर्मेशन हो रही है ना? यहाँ पे पॉली ए टेल जोड़ा कौन सी? 3 प्राइम एंड पे, है ना? सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद देखो हम यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, ठीक है? चलो हमारे पास समझ में आ गया। देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एनिमेशन वीडियो चलाऊँ? बताओ, दिखाऊँ एनिमेशन वीडियो? इतना सबको क्लियर हुआ तब बताऊँगी, बताओ फटाफट बताओ। फिर हमारा जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, म्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। बताओ, 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 फटाफट बताओ। देखो, देखो, यहाँ पे देखो, कैसे है देखो आपके पास पहले खुल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था इलोंगेशन स्टार्ट हुई हमारे, देखो इलोंगेशन धीरे-धीरे स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आते जा रहे हैं और नीचे देखो एमआरएनए निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। देखो, ये देखो यहाँ पे जैसे जैसे आपके पास यहाँ पे देखो टर्मिनेटर रीजन पे पहुँचा, देखो लास्ट में बिल्कुल टर्मिनेटर रीजन पे पहुँच गया। टर्मिनेटर रीजन पे पहुँचते आपका जो एमआरएनए था वो नीचे आके गिर गया, अलग हो गया। समझ में आया? बताओ। दोबारा देखो यहाँ पे क्या काम हुआ। आपके पास एक-एक करके बेसेस आते गए, एक-एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करता गया कौन? आपका सबस्ट्रेट। देखो ऐड करता गया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनते गए, जैसे आपको बेस पेयर्स पता है। बेस पेयर्स नीचे देखो, यहाँ पे देखो एमआरएनए निकलता जा रहा है। फिर देखो आपके पास क्या हो रहा है, टर्मिनेटर रीजन पे जैसे ही आपके पास सिंथेसिस पहुंची, जैसे आपके टर्मिनेटर रीजन पे पहुंची, एमआरएनए नीचे गिर गया, एमआरएनए पूरा जो है अलग हो गया। और नीचे वाले देखो, ये देखो आपको इंट्रॉन एक्सॉन भी दिख रहे होंगे, है ना? ये इंट्रॉन एक्सॉन भी दिख रहे हैं, इंट्रॉन एक्सॉन। फिर उसके बाद जाके क्या हो जाती है, आगे आपके पास स्प्लाइसिंग का काम होता है। बताओ, क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ ट्रांसक्रिप्शन वाला? बताओ, 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 सब बताओ, फिर जेनेटिक कोड करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम हमारे जेनेटिक कोड की, ठीक है, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड पहली बात तो हमारा किसने दिया था? जॉर्ज गेमो ने दिया था। एक बार जाके ना आज एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना, ठीक है? एनसीईआरटी की कोई ऐसी लाइन तुम्हें मिलेगी नहीं जो तुम्हें समझ ना आई हो, ठीक है? एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना एक बार, अभी अभी जाके करना क्लास से बाद ही, ठीक है? तो क्या है जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड पहली बात तो किसने दिया था? ऐसे में हमको दिया था जॉर्ज गेमो ने। किसने दिया था? जॉर्ज गेमो ने। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब क्या है, जैसे अगर हम अपने इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात करें तो हमारे पास 26 हमारे पास लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, और वर्ड्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ही है ना? लेकिन अगर हम बायो की लैंग्वेज में बात करें, अपने जेनेटिक कोड की लैंग्वेज में बात करें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 लेटर्स होते हैं। 4 लेटर्स भी कौन से? ए, टी, जी, सी, टी की जगह यू हो सकता है, फिलहाल छोड़ो। यहाँ पे हमारे पास जेनेटिक कोड के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने 4 लेटर्स की ही बात करते हैं, ठीक है? और लेटर्स तो हमारे पास 4 है, लेकिन वर्ड्स अगर हम बायो अपने जेनेटिक कोड की लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स कितने होते हैं? 64 वर्ड्स होते हैं, ठीक है? अगर हम नॉर्मली इंग्लिश में देखें तो मल्टीपल वर्ड्स हैं हमारे पास, और 26 हमारे पास जो है 26 हमारे पास लेटर्स हैं। लेकिन इस लैंग्वेज में हमारे पास 4 लेटर्स होते हैं, 64 हमारे पास वर्ड्स होते हैं। इन 64 में से जो हमारे पास 61 जो वर्ड्स होते हैं, उनका एक्चुअल मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। लेकिन जो 64 वर्ड्स मेरे पास होते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ये बिल्कुल मीनिंगलेस रहते हैं। मीनिंगलेस क्यों? क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे हमारे पास जो 3 होते हैं ना, वो हमारे पास टॉप कोडॉन होते हैं, और जो 61 होते हैं हमारे पास नॉर्मल कोडॉन्स होते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, देखो सबको पता है हमारे पास जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं वो लगभग 20 होते हैं, ठीक है? आर्जिनिन, लाइसिन, जितने भी हमारे पास वेलिन, प्रोलिन, ये सब जो होते हैं हमारे पास, इनको अमीनो एसिड्स कहते हैं। और जनरल लैंग्वेज में हमारे पास जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 20 नंबर होते हैं, ठीक है? अगर मान लो मुझे 20 अमीनो एसिड्स अपने इन 4 लेटर्स की हेल्प से, सिर्फ 4 लेटर्स की हेल्प से अगर मुझे अपने 20 अमीनो एसिड्स बनाने हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगी? अगर मान लो मैं यूज करूं सिंगलेट, दैट मीन्स मान लो मैं अपना कोडोन लू ए, या तो मैं एक कोडॉन ले लूँ ए, एक मैं ले लूँ टी, एक मैं ले लूँ जी, एक मैं ले लूँ सी। तो इससे तो सिर्फ मेरे पास 4 ही मेरे पास अमीनो एसिड बन पाएँ, है ना? लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे डबलेट यूज़ करूँ, डबलेट कैसे मान लो मेरे पास 2 है मान लो मेरे यहाँ पे, और मेरे पास कितने बेस पेयर्स हैं? 4 हैं, है ना? 4 मैंने बताया ना मेरे पास 4 लेटर्स हैं। मान लो 4 लेटर्स में से 2 कोई यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, तो मेरे पास हो सकते हैं 16। लेकिन अगर मान लो लेकिन मेरे को तो बनाने तो मेरे को 20 है ना, और यहाँ पे मेरे पास बन कितने
या 16, दैट मीन्स ये भी मैं काट दूं, ये भी मैं काट दूं, है ना? समझ में आ रहा है सबको? तो इसका मतलब अगर, लेकिन अगर मान लो मैं ट्रिपलेट लूं, ट्रिपलेट कैसे? मान लो ये है और मेरे पास ये है, 4 इंटू 4 इंटू 4 करूं तो अब मेरे पास 64 कोडॉन्स बन जाएंगे। अब तो मुझे जितने चाहिए थे मेरे पास उससे भी ज्यादा कोडॉन्स मुझे मिल गए। कितनी अच्छी मुझे बात होगी कि जितने मुझे चाहिए थे उससे ज्यादा मेरे पास यहाँ पे कोडॉन्स बन गए। इसलिए हम हमेशा अपने कोडॉन को क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मैं सिंपल कह सकती हूँ, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे अपनी अपनी जेनेटिक कोड वाली लैंग्वेज में मैं यहाँ पे 3 लेटर का एक वर्ड बनाऊंगी। जनरली हम क्या करते हैं, कितने भी लेटर्स का वर्ड बना सकते हैं, लेकिन जेनेटिक कोड में मैं हमेशा क्या करूंगी, 3 लेटर का एक वर्ड बोलूंगी और उस एक वर्ड को हम नाम बोलते हैं कोडॉन। दैट मीन्स कोडॉन क्या है आपके पास? 3 बेस पेयर जब मिल जाते हैं तो हम उनको एक नाम दे देते हैं, जिसका नाम हमने क्या बोल दिया? कोडॉन बोल दिया। बताओ सबको समझ में आया? बताओ, बताओ। ये देखो अब यहाँ पे की टेबल देखो, जैसे हमने पीनेट स्कूल में पढ़ा था, पीनेट स्कूल में हम क्या पढ़ते थे, हमने इसको क्रॉसिंग कराई थी तो हम सिंपल बोलते थे यू यू, लेकिन कब? जब हम डबलेट लेते। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिए? ट्रिपलेट लिए। ट्रिपलेट लिए तो हम इसको और इसको क्रॉसिंग कराएंगे, यू यू बन गया। फिर नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, इसको इसको फिर हम इसको क्रॉसिंग कराएंगे, यू यू सी बन जाएगा। तो इस तरह से हम ना अपनी क्रॉसिंग कराते हुए चलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? ट्रिपलेट बन जाता है। अब इस टेबल मैंने जो जो मार्क कर रखे हैं ना वो सारे लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे देखो जो आर्जिनिन और जो ग्लाइसिन वाले हैं ना, ये तो जरूर याद करने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ में स्टार्ट कोडॉन इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं वो इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो मैंने मार्क कर रखा है ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी है। कंफ्यूजन होती है ना कौन सा लर्न करना है कौन सा नहीं करना, तो ये आपको करना है, ठीक है? अब देखो, अब हमने क्या करा, 3 कोडॉन बना दिए। अब हमने क्या करा, 3 कोडॉन बना दिए, लेकिन इस कोडॉन को बनाने के लिए हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास जो है 3 साइंटिस्ट आए। इन साइंटिस्ट ने अपना एक एक करके काम दिखाया, जिससे क्या हुआ, एक्चुअली हमारे पास जो कोडॉन है वो बन पाया। जॉर्ज गैमो का हमने काम पढ़ लिया। जॉर्ज गैमो ने क्या बोला कि ट्रिपलेट होना चाहिए, चलो उसका काम हमने पढ़ लिया। अब काम आता है निरनबर्ग सिस्टम। निरनबर्ग जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे पास निरनबर्ग साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना होमोपॉलीमर लिए। होमो का मतलब सेम, दैट मींस इसने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना होमोपॉलीमर, दैट मींस मान लो इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ यहाँ ये देखो, जैसे इन्होंने क्या किया, यू मतलब ऐसे बिल्कुल होमो मींस सेम तरह की इसने बेसिस लिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू ले लिया, तो निरनबर्ग ने क्या यूज किया था, पहली बात क्वेश्चन आता है, होमोपॉलीमर किसने यूज किया था? निरनबर्ग ने यूज किया था, ठीक है? इन्होंने क्या यूज किया था, इन्होंने सेवेरा ओकोआ एंजाइम का यूज किया था, जिसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कह सकते हैं। याद रखना, निरनबर्ग ने कैसा एंजाइम यूज किया था? सेवेरा ओकोआ एंजाइम यूज किया था, जिसका दूसरा नाम डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए एंजाइम भी है। लेकिन अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमने कौन सा टर्म यूज करा? इंडिपेंडेंट। पहले भी मैंने आपको ऊपर बताया ना, इंडिपेंडेंट हम किस लिए यूज करते हैं, यहाँ पे भी वही वाला एंजाइम आ गया, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्यों आता है समझ में होगी, क्योंकि देखो अगर मैं जनरल बात करूँ तो मेरे पास टी होना चाहिए तभी यू आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास एक्जैक्टली एकदम से क्या हो जाता है, यू आ जाता है। टी की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, ठीक है? अब क्या था, निरनबर्ग ने क्या करा, आपके पास जो थे आपके यू मींस होमोपॉलीमर्स ले लिए। और हमने अभी ऊपर पढ़ाया, मैंने आपको ऊपर बताया कि हमेशा हम 3 लेटर्स का वर्ड बनाते हैं। 3 लेटर्स का वर्ड बनाने का मतलब कि हमेशा हम इन 3 को पढ़ेंगे, फिर इन 3 को पढ़ेंगे, फिर इन 3 को पढ़ेंगे। और फिर जब निरनबर्ग ने अपना पूरा देखा तो उसने देखा कि जब मैं अपने पहले कोडॉन की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास किसके लिए कोड हो जा रहा है, ये मेरे पास अमीनो एसिड है, ये मेरे पास अमीनो एसिड है, फिनाइल एलेनिन मेरे पास नाम है एक अमीनो एसिड का। तो उसने देखा कि जो मेरे पास यू है ये किसके लिए कोड करके जा रहा है, फिनाइल एलेनिन के लिए। फिर मतलब वो ऐसे ऐसे कोडॉन देखता गया और उसने देखा कि मेरे पास तो चेन बनती जा रही है फिनाइल एलेनिन की, एक एक करके मेरे पास पूरी चेन बनती जा रही है। तो यहाँ से हमें अब पहला अपनी एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ से हमें याद भी हो गया कि जो यू होता है मेरे पास किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलेनिन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिनाइल एलेनिन एक पहला ऐसा अमीनो एसिड था जिसको सबसे पहले कोड किया गया, जिसको सबसे पहले क्रैक किया गया। ऐसा पहला कोडॉन कौन सा था, क्वेश्चन आता है, फिनाइल एलेनिन पहला था। और कौन कोड करता है इसके लिए, यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? चलो ये तो बात होगी हमारे पास कौन से साइंटिस्ट की, निरनबर्ग ने क्या काम किया। अब आता है हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना ने क्या यूज किया था, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब जैसे कि ये देखो सीयू इसको सारे, दैट मींस सीयू ऐसे यूज करने लग गया वो, है ना? अब फिर से पढ़ेंगे तो हम 3 में, जैसे मान लो मैंने इन 3 को पढ़ा, इन 3 को कोड कर रहा है ल्यूसाइन के लिए, और जो यूसीयू था मेरा कोड कर रहा है सीरीन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, ल्यूसाइन के लिए कौन कोड करता है और सीरीन के लिए कौन कोड करता है। हमें 3 चीजें यहाँ से लर्न होगी, फिनाइल एलेनिन के लिए क्या होता है, ल्यूसाइन के लिए क्या होता है, मेरे पास सीरीन के लिए क्या होता है। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, ठीक है? चलो अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमारे जेनेटिक कोड देख ली। ट्रिपलेट अभी मैंने आपको बताया, ट्रिपलेट कैसे, मान लो आपका 3 बेस पेयर्स होंगे, कोई भी बेस पेयर आ सकते हैं लेकिन होंगे हमेशा 3 में ही। मैंने आपकी पावर हमें 3 ही करनी पड़ेगी, जिससे हमें 64 कोडॉन्स एट द एंड जो है प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम एक एक करके ना कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक देखो, कोडॉन इज ट्रिपलेट। पहली कैरेक्टरिस्टिक देखो, कोडॉन इज ट्रिपलेट, बता दिया मैंने आपको ऊपर, ठीक है? फिर कैरेक्टरिस्टिक देखो, सम अमीनो एसिड है कोड। हमारे पास ना 64 तरह के कोडॉन्स बन गए। हमारे पास कितने तरह के कोडॉन्स बन गए, 64 तरह के हमारे पास कोडॉन्स बन गए। और हमारे हमको बनाने कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 बनाने हैं, है ना? सिर्फ बनाने कितने हैं, 20। तो हमारे पास इतने सारे जो नंबर से इतने सारे तो एक्स्ट्रा ही बच गए ना। तो एक्स्ट्रा डेफिनेटली देखो ये बात तो होनी ही थी कि आपके पास बहुत सारे कोडॉन्स मिल गए। जो अभी आपको टेबल दिखाई दी ना ऊपर, ऐसा तो होना ही था कि बहुत सारे कोडॉन्स मिलके सिर्फ एक अमीनो एसिड को
को कोड करे, और इसी प्रॉपर्टी को हम नाम दे देते हैं डीजेनरेसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीजेनरेट कोडॉन्स क्या होते हैं? तो डीजेनरेट कोडॉन्स वो कोडॉन्स होते हैं जब हमें क्या मिलता है, जब मल्टीपल कोडॉन्स हमारे पास सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए कोड करें, उसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर दे रखा है कोडॉन इज रीड इन एमआरएनए इन अ कॉन्टेजियस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन। दैट मीन आप इसको हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में रीड करते हो। कॉन्टिन्यूअस मैनर में रीड करने का मतलब, अगर मान लो आपके पास क्या है, अगर मान लो आपके पास ऐसे हैं ए टी जी सी, ऐसे ऐसे है जी सी, कोई भी है, तो आप इसको हमेशा पहले इसको रीड करोगे, फिर इसको रीड करोगे। सिंपल में बोलो तो आप इसको कैसे रीड करोगे, एक एक लाइक कॉन्टिन्यूअस फैशन में रीड करोगे। कभी भी ऐसा नहीं कि पहले आप इसको रीड कर लो फिर इसको रीड कर लो, मतलब ऐसे बिल्कुल उलट पुलट नहीं करोगे, हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में रीड करते हैं। ये थी हमारे पास कौन सी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आती है कैरेक्टरिस्टिक, हमारी जो कोड होता है वो हमारा यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल कोड कहने का मतलब कि हमारे पास यहाँ पे लिख रखा है बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक। अगर हम बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक देखें, हमारा जो यूयूयू होता है वो हर किसी में फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करता है। चाहे हम बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक बात करें, जो हमारा यूयूयू होता है वो हमेशा हमारा किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करता है। कुछ एक्सेप्शंस हमें यहाँ पे दिखती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और ईस्ट के अंदर हमें यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिखती है। क्या एक्सेप्शन दिखती है, देखो हमारे पास ना तीन, पहली बात तो देखो तीन हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। स्टॉप कोडॉन्स कौन से होते हैं, यूएए, यूजीए और यूएजी। हमारे पास तीन तरह के स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, कैसे लर्न कर सकते हो, जैसे देखो उल्लू आया आया, उल्लू गया आया और उल्लू आया गया। ठीक है, इस तरह से आप तीन में लर्न कर सकते हो। ये तीन आपके पास क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। ये किसमें होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे पास ईस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास है ना, ये जो यूजीए है, ये हमारे पास स्टॉप कोडॉन की तरह काम नहीं करता, बल्कि ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड का नाम है, ये किसके लिए कोड करने लग जाता है, ट्रिपास माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जो आपके पास यूजीए होता है, ये किसके लिए कोड करता है, ट्रिप्टोफान के लिए कोड करता है। लेकिन हम ह्यूमन के अंदर जो होता है हमारे पास, ये एज ए स्टॉप कोडॉन की तरह जो होता है वर्क करता है। अब स्टॉप कोडॉन कहाँ पे यूज होता है, वो हम ट्रांसलेशन में जब समझेंगे ना, तब समझ में आएगा आपको कि इनिशिएटर कोडॉन का काम क्या होता है, स्टॉप कोडॉन का काम क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखो कि जो एयूजी हमारा होता है, इसके डुअल फंक्शन होते हैं, इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन की ये कोड करता है मिथियोनिन के लिए, और इसको हम क्या कहते हैं, एज एन इनिशिएटर कोडॉन भी बोलते हैं। इनिशिएटर कोडॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम आगे देखेंगे जो हमारा एयूजी वाला कोड होता है, ये आपके ट्रांसलेशन के प्रोसेस को शुरू करवाता है, तभी हम अपने एयूजी को क्या बोलते हैं, इनिशिएटर कोडॉन भी बोलते हैं, है ना। और साथ ही साथ में जो एयूजी होता है हमारे पास, मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए भी कोड करता है। डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एयूजी के डुअल जो पर्पसेस होते हैं उसमें से इनका काम क्या होता है। पहला पर्पस क्या होता है, एज एन की किसकी तरह आपके पास सर्व करता है, इनिशिएटर कोडॉन की तरह। दूसरा काम क्या होता है, ये आपके पास कोड करता है मिथियोनिन के लिए। बताओ कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आई, बताओ एक बार, कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आ गई, बताओ सब सब बताओ, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई, थम्स अप दे दो एक बारी, बताओ सब बताओ। फिर लास्ट बचता है बस म्यूटेशन बचता है, फिर हमारे टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगी। बताओ बताओ, समझ में आई कैरेक्टरिस्टिक। देखो एक और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आती है, दैट इज योर नॉन एम्बिजियस, कि हमारे जो आपके जो ये जो होते हैं आपके पास कोडॉन होते हैं, ये आपके पास नॉन एम्बिजियस होते हैं। एम्बिजियस का देखो, एम्बिजियस का मतलब होता है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, कि आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कि आपके पास जो होता है एक कोड, एक अमीनो एसिड एक को भी कोड कर सकता है, दो को भी कर सकता है, मींस कोई क्लैरिटी ना होना, उसको हम कहते हैं कि आपके पास एम्बिजियस प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपके पास मान लो, अगर मैं बोलूं सिंपल, आपके पास जो सारी प्रॉपर्टीज है बिल्कुल आपको क्लियर है, क्लियर कहने का मतलब मैं आपको देखो जनरल सेंस में क्या होता है, एक अमीनो एसिड हमेशा एक कोडॉन को करता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नॉन एम्बिजियस प्रॉपर्टी। क्या नाम बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, हम नॉन एम्बिजियस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसके एक्सेप्शन भी देखे डीजेनरेसी में। डीजेनरेसी में हमने क्या देखा, जब मल्टीपल कोडॉन्स एक अमीनो एसिड को कोड करे उसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी। लेकिन इन जनरल सेंस बोले तो हमारे पास क्या होता है, एक अमीनो एसिड एक कोडॉन को ही करता है। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है आपके पास अमीनो एसिड की, विच इज योर नॉन ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन ओवरलैपिंग कहने का मतलब, जैसे मान लो यही देख लो, नॉन ओवरलैपिंग देख लो, यहाँ पे कहने का मतलब कि अगर मान लो आपके पास ये कोडॉन्स इस तरह से हैं, इस तरह से आपको कोडॉन्स है। ओवरलैपिंग का मतलब, मान लो मैंने बोला पहला कोडॉन मेरे पास ये है, दूसरा कोडॉन मान लो मैं ये बोल दूं, तीसरा कोडॉन मैं ये बोल दूं, मींस यहाँ पे देखो आपको ओवरलैपिंग दिख रही है कोडॉन्स की, एक के बाद आपको ओवरलैपिंग दिख रही है। लेकिन हमारे कोडॉन्स कभी भी ऐसे आपको नॉन, मतलब हमेशा तो आपके कोडॉन्स है कभी भी आपके ओवरलैप नहीं करते, हमेशा आपके जो कोडॉन्स होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग ही मिलते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो इसको, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, बाकी एयूजी का काम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप कोडॉन्स कौन से होते हैं ये जरूर याद रखना, कौन से हमारे तीन स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको देखो बता देती हूँ एक बारी,
म्यूटेशन, चलो एक बार ना म्यूटेशन बताती हूँ, म्यूटेशन के बाद हम जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलो म्यूटेशन बता देती हूँ। म्यूटेशन देखो हमने ना अपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने म्यूटेशन जो थी पढ़ी थी। म्यूटेशन हमारे पास 2 तरह की होती है, एक हमने सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन पढ़ी थी। 2 तरह की म्यूटेशन होती है, 2 मिनट में हो जाएगी म्यूटेशन देखो, पॉइंट म्यूटेशन और दूसरी हमारे पास होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है? पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल हमने देखा था सिकल सेल एनीमिया में, जहाँ पे हमने देखा था जी से जी में चेंज हो जाना, इसको यहाँ पे देखो ए से यू में चेंज हुआ, सिर्फ एक बेस पेयर में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है? जब आपके पास एक से ज्यादा बेस पेयर्स में चेंज आने लग जाता है, चाहे आप डिलीशन करो, चाहे आप एडिशन करो, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा दो बेस पेयर्स का, उसको हम नाम दे देते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे कि आप देखो एग्जांपल देख सकते हो, जैसे ये देखो, ये मेरे पास एग्जांपल है इसका पॉइंट का, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये मेरे पास एग्जांपल है पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन का। पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो एक बेस पेयर का, इस तरह हमने एक बेस की एडिशन करी है, तो मेरे पास एग्जांपल हो गया पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन का, ठीक है? फिर देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं एक से ज्यादा बेस पेयर की एडिशन करने लग जाऊँ, मान लो मैंने यहाँ पे 2 की कर दी, यहाँ पे 3 की कर दी। अब यहाँ पे देखो पहले क्या था, मैंने सिंपल हमारा एक सेंटेंस बन रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो एक और अपने 3 बेस पेयर्स की एडिशन कर दी, मेरे पास यहाँ पे पूरा रीडिंग फ्रेम ही बदल गया, ठीक है? तो हमें इसको जब हम एक से ज्यादा बेस पेयर की एडिशन या डिलीशन कर देते हैं, कुछ भी करें, उसको हम नाम देते हैं हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैं आपको देखो यहाँ से भी दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिख रखी है, फ्रेम शिफ्ट बता दिया, फ्रेम शिफ्ट अब इंसर्शन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। डिलीशन कब हो सकता है? जब मान लो मैं एक से ज़्यादा बेस पेयर के डिलीट कर दूँ, मान लो मैं हटा ही दूँ स्ट्रैंड में से, है ना? फिर यहाँ पे लिख रखा है इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और मल्टीपल बेसेस इंसर्ट और डिलीट इन वन ऑफ द मल्टीपल कोडॉन, हेंस वन और मल्टीपल एंड द रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। कहने का मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे स्ट्रैंड है, मान लो मेरे पास इस तरह से मेरे पास स्ट्रैंड है, अगर मान लो हम देखो रीड तो हमें ऐसे ही करना है, रीड तो हमें इस तरह से ही करना है ना, रीड हमें ऐसे करना है। अब मान लो मैं क्या करूँ, अपने एक बेस पेयर को लाऊँ, मान लो मैं एक बेस पेयर को, मान लो मैं 3 को, यहाँ पे बात की गई है आपके पास 3 की, है ना? मान लो मैं 3 बेस पेयर्स को ले आऊँ, मान लो मैं ले आई ए को ले आई, जी को ले आई, टी ले आई और इनके बीच में मैंने लगा दिया। मेरे पास इसका मतलब सिंपल कहूँ, मेरे पास जो नया स्ट्रैंड है वो इस तरह से बन गया। ये जो था मेरे पास एक नया वाला स्ट्रैंड था, ये मेरे पास पुराने वाले स्ट्रैंड थे, है ना? अब देखो, चाहे मैंने एक को ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी आप देखो, अभी भी देखो मेरा जो सेंटेंस है, मेरा जो पूरा जो मेरे पास स्ट्रैंड बन रहा है, अभी भी वो बिल्कुल सेम बन रहा है, कोई मुझे डिफरेंस नहीं दिखा। यही लाइन इससे लिख रखी है कि या तो मैं 3 बेस पेयर्स को ऐड करूँ या मैं 3 को डिलीट कर दूँ, मेरे पास अभी भी जो चीज़ है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है, मेरे पास कोई डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होता, ठीक है? ये थी आपके पास म्यूटेशन की बात। म्यूटेशन अच्छे से मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से बताया था, म्यूटेशन का अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया था। म्यूटेशन कितने टाइप्स की होती हैं, म्यूटेशन के टाइप भी बताए थे आपको, सब्स्टिट्यूशन बताई थी, बहुत सारे टाइप्स थे, ठीक है? अभी फिलहाल इस चैप्टर में इतनी म्यूटेशन टाइप है, ठीक है? चलो, ये तो हमारे पास हो गया। अब मैं आपको थोड़ा लास्ट बता देती हूँ, देखो टीआरएनए का स्ट्रक्चर, उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे जेनेटिक कोड के ऊपर ही। जेनेटिक कोड के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लो, बिल्कुल छोटा-सा हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है टीआरएनए का, ठीक है? देखो, टीआरएनए हमारे पास 3 तरह के आरएनए थे, हमारे पास एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। जो टीआरएनए होता है ना, इसका जो मेरे पास 2डी स्ट्रक्चर होता है, एक होता है 3डी स्ट्रक्चर। टीआरएनए का जो 2डी स्ट्रक्चर होता है, वो होता है मेरे पास क्लोवर लीफ की तरह। क्लोवर की लीफ की तरह मेरे पास स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं 2डी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए की बात करूँ। लेकिन टीआरएनए का जो 3डी स्ट्रक्चर होता है वो होता है मेरे पास एल शेप, दैट इज इन्वर्टेड एल, मतलब ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखता है आपके पास टीआरएनए का स्ट्रक्चर। कब मैं अपने अगर टीआरएनए की स्ट्रक्चर की बात करूं तो मेरे पास 3डी स्ट्रक्चर उसका कैसा दिखता है, यहाँ पे आपको जो है इन्वर्टेड एल दिखता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये आपके टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहली बात तो हम हमेशा अपने टीआरएनए बोले या कोई भी आरएनए का स्ट्रक्चर बोले, अभी हमको ऊपर बताया था, हमेशा हमारा कैसा रहता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही हमारे पास जो होता है वो हमेशा रहता है, ठीक है? ठीक है? अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, पूरे टीआरएनए के स्ट्रक्चर में ना हमारे पास लूप्स बने होते हैं। जैसे कि मान लो ये देखो, यहाँ पे मुझे पहला लूप, दूसरा लूप, थर्ड लूप और यहाँ पे मुझे दिखा फोर्थ लूप, ठीक है? मुझे यहाँ पे 4 तरह के लूप्स दिखते हैं, ठीक है? 4 तरह के लूप्स में देखो, पहली बात तो 5 टाइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन मेरा जो पूरा जो मेरे पास टीआरएनए होता है वो ऐसे रन करता है, ठीक है? पहला लूप देखो, यहाँ पे जो पहला लूप आता है, पहले लूप का नाम होता है हमारे पास अमीनो एसाइल सिंथेटेस वाला ग्रुप होता है, ठीक है? नाम हमारा इसका वैसे होता है डीएचयू लूप, ठीक है? लेकिन इसका जो लूप का नाम है ना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल अभी याद रख लो, इस वाले पहले लूप को हम बोलते हैं डीएचयू लूप। इस डीएचयू लूप के लिए ना हमारे पास यहाँ पे अमीनो एसिटाइल सिंथेटेस एंजाइम की बाइंडिंग साइट होती है। हम इसको ना ट्रांसलेशन में समझेंगे, अभी फिलहाल इसका आप इसको होमवर्क समझ लो, सिंपल सा ही। अभी आपको पूरा स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है? स्ट्रक्चर में क्या है, जो पहला लूप मेरे पास होता है जिसको हम बोलते हैं डीएचयू लूप, इसका हमारे पास क्या नाम होता है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंजाइम बाइंड करता है, एंजाइम का नाम बताओ। अमीनो एसाइल सिंथेटेस हमारे पास बाइंडिंग ये साइट होती है, ठीक है? फिर मेरे पास जो सेकंड वाला लूप होता है, इस वाले लूप का देखो कि नाम याद मत रखो, सिंपल याद रखो, ये वाला जो लूप होता है मेरे पास, ये मेरे पास होता है एमआरएनए बाइंडिंग साइट वाला लूप होता है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मेरे पास ये पूरा क्या था, ये मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर
किसका है, टीआरएनए का है ना। टीआरएनए के जो मेरे पास टीआरएनए होता है ना, इसको ना एमआरएनए से बाइंड करना होता है। इस टीआरएनए को ना मेरे पास क्या होता है, एमआरएनए से बाइंड करना होता है। एमआरएनए जो होता है अपना कोडॉन लेके आएगा, क्योंकि सारे स्ट्रैंड्स जो होते हैं अपना एक तीन लेटर्स का कोडॉन लेके आते हैं। मान लो जो एमआरएनए था मेरे पास यहाँ पे कोडॉन लेके आया एयूजी का मान लो यहाँ पे ये कोडॉन लेके आया, ठीक है। लेकिन क्या करता है, जो मेरे पास टीआरएनए होता है ना, उसके पास एंटी कोडॉन साइट होती है, ठीक है। कोडॉन था किसके पास, एमआरएनए के ऊपर, लेकिन टीआरएनए के ऊपर क्या होता है, एंटी कोडॉन साइट होती है। ये जो एंटी कोडॉन साइट होती है ये बिल्कुल रेसिप्रोकल में रहती है। जैसे देखो ए के रिस्पेक्ट में क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, लेकिन टी नहीं आता क्योंकि यहाँ पे टीआरएनए है तो एक आरएनए ना, और आरएनए में हमेशा टी की जगह यू आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टी की जगह आ जाएगा यू के रिस्पेक्ट में आ जाएगा ए और जी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा सी। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, आपके पास का कोडॉन दे देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका एंटी कोडॉन के आप सीक्वेंस बताओ, तो वहां पे आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। थर्ड लूप आता है मेरे पास, इस लूप को हम कहते हैं टी साइसी लूप कहते हैं, ठीक है। इस लूप को हम नाम बोलते हैं, इसका नाम होता है ये, ठीक है। और मेरे पास ये किससे, ये वाला जो लूप का मेरे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये बाइंड करता है राइबोसोम से। अभी आपको ये पूरा स्ट्रक्चर तब समझ में आएगा जब हम ट्रांसलेशन समझेंगे। फिलहाल याद करके चलो कि जो मेरे पास ये टीआरएनए होता है ये एक एडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है। किसका काम करता है मेरे पास यहाँ पे, ये टीआरएनए जो मेरे पास यहाँ पे होता है ये एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है, ठीक है। वेट वेट यस, यहाँ पे देखो जो मेरे पास टीआरएनए होता है ना, ये किसकी तरह काम करता है, एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। एडेप्टर मॉलिक्यूल क्योंकि यहाँ पे देखो इसने कितनी चीजों को अडेप्ट किया, एक तरह से राइबोसोम को भी टीआरएनए खुद पकड़ के लाएगा, ठीक है। साथ साथ ये अमीनो एसिड एंजाइम हम आगे देखेंगे कहाँ पे यूज होता है, उसको पकड़ के लाएगा। साथ ही साथ में ये हमारे पास एक तरह से अपने अंदर ये एंटीकोडॉन लूप भी अपने अंदर ये रखता है, ठीक है। ये तीन चीजें याद रखना, तीनों के आपके पास जो डीपीपी आज दिए ना उसमें आपके पास इसके क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले के क्वेश्चन जो है वो है, ठीक है। अब ये देखो अभी मैंने आपको बताया 3D स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, आपको पास टीआरएनए का 3D स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इन्वर्टेड एल। ये देखो इन्वर्टेड एल की तरह आपके पास स्ट्रक्चर दिखा। एल के स्ट्रक्चर में देखो पहली बार तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रहेगा, यहाँ पे आपके पास आके कोडॉन जुड़ेगा एमआरएनए का, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अमीनो एसिड जुड़ेगा, ये अमीनो एसिड वो वाला है, ये देखो ये अमीनो एसिड ये वाला आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, अमीनो एसिड आके जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड अमीनो एसाइल सिंथेटिस। एंजाइम का नाम है, अमीनो एसिड जो होता है वो टीआरएनए से इसी वाले लूप पे आके जुड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा टीआरएनए हम इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, और पहले वाले टाइम पे हम अपने टीआरएनए को क्या बोलते थे, एज एन सोल्यूबल आरएनए बोलते थे, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज हो गया और हमने उसका नाम क्या रख दिया, अब आगे एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह हमने इसको नाम रख दिया। और एडेप्टर मॉलिक्यूल आपका 3D में कैसा दिखता है, इन्वर्टेड एल दिखता है, बिल्कुल ठीक है जागृति, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, एनसीईआरटी में देखो ये आपके पास एमआरएनए दिख रहा है, एमआरएनए क्या लाया, एजीयू लाया, ऊपर एंटीकोडॉन आपको कैसा दिखा, यूसीए दिखा, ठीक है। इस तरह से आपके पास चलता है। साथ ही साथ में क्या होता है आपका इनिशिएटर टीआरएनए भी होता है, लेकिन आपके पास इनिशिएटर टीआरएनए कैसे, मतलब जब आपके पास पूरा ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस जब हम आगे देखेंगे तो क्या होता है, ये जो टीआरएनए होता है इसके पास इनिशिएट करने की तो सीक्वेंस होती है, दैट मींस ये इनिशिएटर वाला कोडॉन तो पकड़ के ले आएगा, और इनिशिएटर कोडॉन कौन सा था, एयूजी था। लेकिन अगर मान लो मेरा कोड आया यूजीए, या फिर जो मेरे पास जो भी मेरे पास आपके स्टॉप कोडॉन थे, अगर मान लो वो आए, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि मेरे पास कभी भी स्टॉप कोडॉन्स के लिए, या फिर सिंपली बोलो मेरे पास कभी भी टर्मिनेशन टीआरएनए मुझे नहीं मिलता, हमेशा मुझे इनिशिएटेड टीआरएनए मिल सकता है, लेकिन मुझे टर्मिनेशन टीआरएनए कभी भी नहीं मिल सकता। बाकी सारी चीजें वही है, देखो टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन लूप होता है, ठीक है। अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, ठीक है। इनिशिएटर टीआरएनए होता है, ठीक है। अभी आपको मैंने ऊपर जो था सारा स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बताओ समझ में आ गया। थ्योरी हम इतनी ही करेंगे। अब दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके जेनेटिक कोड के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बताओ करें स्टार्ट, बताओ करें, फटाफट बताओ। थ्योरी इतनी करेंगे, ट्रांसलेशन हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। फिर फटाफट से इसके तीन चार क्वेश्चन हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं जेनेटिक कोड के ऊपर, बताओ। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इफ देयर आर 999 बेसेस एट अकॉर्डिंग फॉर अ प्रोटीन 333 अमीनो एसिड। हमें पता है हमारे पास क्या होते हैं, एक जो हमारे पास कोडॉन होता है वो जो मेरे पास जो 3 लेटर्स का होता है, एक कोडॉन बनता है। सिंपली मैं देखो यहाँ से आपको निकल के भी आ गया, फिर आपको पता भी होगा दिमाग में कि जो एक होता है वो हमेशा 3 के लिए कोड करता है। सिंपली आपको समझ भी आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे 999 बेसिस हैं और आपका 300 आपके पास 333 अमीनो एसिड बने हैं। इसका मतलब मेरे पास कोडॉन यहाँ पे कितने लेटर्स का होगा, 3 का। डेफिनेटली 999 को आप 330 से डिवाइड भी करोगे, आपका 3 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे जो एक कोडॉन है वो कितने का बेस का है, मेरे पास 3 बेस पेयर का। हमें जनरल भी पता है और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी बता दिया, ठीक है। फिर दे रखा है एट द बेस एंड पोजीशन 901 इज डिलीटेड। आपने क्या करा, 900 वाले वन, जो 901 वाला जो बेस था, मान लो आपके पास ये पूरा स्ट्रैंड है, आपके पास लगभग 999 बेस पेयर्स हैं। आपने ये करा गलती से 901 वाले को डिलीट ही कर दिया। 901 वाले को आप उसके अंदर आप म्यूटेशन लेयर म्यूटेशन लगा आपने क्या किया, 901 वाले को डिलीट ही कर दिया, ठीक है। फिर कह रहे हैं सच दैट क्या हुआ कि आपके पास जो बेसिस है अब 999 से 998 बन गए। तो हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी ऑल्टर्ड, कितने आपके पास जो कोडॉन्स होंगे वो ऑल्टर, कितने आपके पास जो कोडॉन्स हैं वो आपके पास चेंज हुए होंगे। देखो सिंपल सा है, देखो
सिंपल सी बात याद रखो, मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, 3 कोडॉन्स का, मैंने बोला भी 3 प्लेटर्स का मेरे पास 1 था, ठीक है। मेरे पास एक्चुअल में कितने थे यहाँ पे 900, ठीक है। ये देखो, हाँ, 999 जो थे मेरे पास एक्चुअल बेस पेयर्स थे, लेकिन अब यहाँ पे देखो मेरे पास, मैंने बोला 900 मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिए, 901 वाला मैंने डिलीट करा, तो उससे पहले जो 900 थे, उससे पहले के जो 900 बेसिस थे, वो तो एज इट इज रहे ना, उनमें तो कुछ चेंज नहीं आया, वो तो मेरे पास एज इट इज रहे बिल्कुल। इसका और 900 बेस पेयर्स, इसका मतलब कितने कोडॉन्स होंगे इसके पास, 30 कोडॉन्स की बात हो रही है ना, 30 कोडॉन्स की बात हो रही है। 999 मेरे पास एक्चुअल थे, 900 कोडॉन्स मेरे पास अभी भी वैसे के वैसे ही है जैसे पहले थे, कितने बचे 99, है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा कि कितने मेरे पास ऑल्टर हुए होंगे, मतलब कितने मेरे पास चेंज हुए होंगे, तो चेंज के लिए 99 मतलब मेरे पास चेंज हुए होंगे, और 99 है इसका मतलब कोडॉन्स कितने होंगे, डेफिनेटली 3 लेटर का एक है, तो 99 को 3 कर दो, मेरे पास आंसर आ जाएगा 33 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आंसर भी दे दिया था सबने, वेरी गुड, ठीक है, सबने आंसर भी दे दिया था, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। 999 एक्चुअल थी, 900 बेस पर एज इट इज सेम चल रहे थे, क्योंकि हमने चेंज तो 901 पे लाया ना, चेंज जो भी आएगा बाद वालों के पास चेंज आएगा, पहले वाले तो सेम के सेम रहेंगे ना। 999 एक्चुअल थे, 900 सेम थे, तो 99 में चेंज आया, 99 तीन लेटर का एक कोडॉन था, डिवाइड करोगे तो मेरे पास 33 जो अमीनो एसिड थे वो चेंज होके आए हैं, ठीक है। अब देखो व्हाट वुड हैपन, यहाँ पे कह रहे हैं क्या होगा इफ अ जीन एनकोडिंग अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड 25th कोडॉन को आपने चेंज कर दिया, यूएयू से आपने क्या करा, यूएए ले आए अगर आप, और आपके पास अब क्या होगा, मुझे कंडीशन बताओ एक बारी। देखो देखो बताओ, देखो क्वेश्चन क्या आपके 50 अमीनो एसिड है, 50 अमीनो एसिड है, इसमें आपने क्या करा, 25th कोडॉन पे आप चेंज लाए, 20 मान लो ऐसे बहुत सारे कोडॉन थे, 25th वाले पे आप चेंज लाए, इसका मतलब जो पहले 24 थे वो तो सेम बन गए। अब देखो, अब एक सीक्वेंस अगर आपने ध्यान दिया तो आपको तब समझ में आया होगा, यूएयू से आपने चेंज कर दिया यूएए में, और यूएए क्या होता है, स्टॉप कोडॉन होता है। हाँ, मतलब जब आप यूएए पे आओगे ना, 25th पहले यूएए आपके पास कौन सा था, यूएयू था, आपने चेंज करके कर दिया यूएए, दैट मींस आपने क्या कर दिया, आप अब स्टॉप कोडॉन पे आए, स्टॉप कोडॉन पे आके इसका मतलब आपके पास यहाँ पे आके सारा प्रोसेस अब रुक गया, तो दैट मींस आपके पास जो पहले 24 थे ना, अब वही कामयाब रहेंगे, बाकी के आगे वाले सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, सारे के सारे जो होते हैं आपके यहाँ पे रुक गया सारा प्रोसेस, तो मेरे पास आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड 24 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका 25th वाला स्टॉप आ गया तो प्रोसेस सारा खत्म, ठीक है। फिर देखो निरनबर्ग सिंथेसाइज, निरनबर्ग ने क्या करा, 34 पॉलीपेप्टाइड लिए थे, ठीक है, जिससे उसने 11 पॉली लाइसिन बनाए। इसने क्या प्रूव करा, कि आपका जो कोडोन है वो होता है, वो डबलेट होता है, ट्रिपलेट होता है, इससे क्या प्रूव हुआ, देखो 34 उसने ली, जनरली है 34 को, चलो देखो 34 को आप डिवाइड करोगे 3 से, ऐसा तो नहीं होगा कि 11.5 आपके पास अमीनो एसिड हो गए, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, हम इसको क्या करते हैं 33 ले लेते हैं, ठीक है। 33 को करोगे आपके पास 11 आ गए, इसका मतलब मैं सिंपल कह सकती हूँ कि अगर मान लो मैं 3 कोडोन, मैंने इसको 3 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि मैं अगर मान लो मैं जनरल मान के चलूं, तो अगर मान लो मैंने बोला मेरे पास जो 3 अमीनो एसिड, जो मेरे पास 3 अमीनो एसिड 3 बेसिस होते हैं, वो एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो मेरे पास 33 11 को अगर कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब मैंने जो लिया था, मैंने जो एक्चुअल चीज में लिया था, इसका मतलब मैं लेके ही स्टार्टिंग में 3 लेके चली थी, दैट मींस मैं लेके ही ट्रिपलेट कंडीशन लेके चली थी, तभी मेरे पास 33 से 11 बने हैं। बताओ समझ में आया। 34 है नहीं कर सकते, ठीक है, 33 लेके कर लेंगे, 33 लेके करेंगे, तो इसका मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि 11 कब बने हैं, जब मैं इसको ट्रिपलेट लेके कराए, तब मेरे पास आंसर जो मेरे पास सेटिस्फाइड कंडीशन वो होगी, ठीक है। फिर देखो which of the यहाँ पे दे रखा है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन mRNA assuming that genes how many number of codon will be present, आपको बताना है कितने कोडॉन आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कितने कोडॉन, देखो यहाँ पे हैंग हो रहा है यार ये, एक सेकंड, हाँ यहाँ अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपने एक सीक्वेंस कंसीडर करी, यहाँ पे दे रखा है assuming that, हाँ यहाँ देखो, एज्यूमिंग दैट जेनेटिक कोड इज ओवरलैप, देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक सिचुएशन पढ़ी थी कि हमारे जेनेटिक कोड होता है ना, कभी भी ओवरलैप नहीं करते, हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड कभी भी ओवरलैप कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम मान लें कि ओवरलैप कर गए गलती से, तो अब आपके पास कोडॉन कितने बनेंगे, देखो इसकी ना सिंपल सी ट्रिक होती है, वैसे अगर आप ओवरलैपिंग करने गए ना, ओवरलैपिंग अगर आप करने गए, ओवरलैपिंग जब आप करोगे तो ऐसे करोगे, इसको करोगे फिर गिनोगे, पहले आप एयूजी बनाओगे, फिर आप क्या करोगे यूजीसी बनाओगे, इस तरह से आप करते बैठ जाओगे, फिर आप इनको करोगे, फिर आप इनको करोगे, ऐसे करते बैठ जाओगे, और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज आ जाएगी। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस -2 कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितने नाइट्रोजनस बेसिस है, गिनो, देखो 1 2 3 4, वेट देखो 1 2 3 4, यहाँ पे मुझे 12 दिख रहे हैं, 12 मुझे दिखे, 12 -2 करो, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। सिंपल सा ये ट्रिक होता है, -2 करोगे ना, यहाँ पे आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा, कितने मेरे पास जो है कोडॉन्स आते हैं, ठीक है। हाँ, मैं इस क्वेश्चन की बात करी थी, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सब कमेंट से बताएंगे, होता है ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को देखना और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट से बता के जाना, मेसेल्सन साल्वर एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ठीक है, होता है ठीक है, वरना मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता देना, ठीक है। चलो
हमारा सारा हो गया। एक बार यहाँ पे देखो, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का। बस 2 क्वेश्चन रह गया, बस 2 क्वेश्चन फटाफट से देख लो। अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, आपको स्ट्रैंड दे रखा है, आपके पास इसकी सीक्वेंस है। इन्होंने बोला जब आपने ट्रांसक्रिप्शन करी, ट्रांसक्रिप्शन पे आपके पास एक ऐसा एमआरएनए बना, ठीक है, जिसमें आपको बताना है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोडन ऑफ टीआरएनए रिकॉग्नाइजेस द थर्ड कोडन, थर्ड कोडन की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस देखो, यहाँ पे आप सीक्वेंस देखो, इस सीक्वेंस में ना आपको थर्ड कोडन पहचाना है। थर्ड कोडन कौन सा होगा? देखो पहला कोडन ये होगा, दूसरा आपके पास ये होगा, तीसरा आपके पास होगा जीएसी। ठीक है, अब ये मेरे को किसकी सीक्वेंस दे रखी है, एक बार ध्यान से देखो, ये मेरे पास सीक्वेंस दे रखी है मुझे यहाँ पे डीएनए की, क्वेश्चन में दे रखा है डीएनए की सीक्वेंस। अगर अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे बताना है एंटीकोडॉन की सीक्वेंस बतानी है। टीआरएनए भी बताया था ना, टीआरएनए की एंटीकोडॉन की एक सीक्वेंस होती है ना, मुझे उस एंटीकोडॉन की सीक्वेंस ही क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो मुझे निकालने के लिए सबसे पहले मैं एमआरएनए बताऊंगी, एमआरएनए बताऊंगी तभी तो मैं बता पाऊंगी ना अपनी अपनी एंटीकोडॉन की सीक्वेंस। अब मैंने क्या करा, अपने में जीएससी मेरे पास से डीएनए की, डीएनए से मैं बनाऊंगी अपना यहाँ पे पहले क्या बनाऊंगी, यहाँ पे अपना मैं एमआरएनए की सीक्वेंस बनाऊंगी। एमआरएनए की सीक्वेंस में क्या बनाऊंगी, जी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा सी, ए के रिस्पेक्ट में आ जाएगा यू, जी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा सी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत क्या करेंगे, सी यू जी डायरेक्टली मार्क करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप यहाँ पे देखो, आपको क्या बताना है एंटीकोडॉन, आपको यहाँ पे एंटीकोडॉन की सीक्वेंस बतानी है। और एंटीकोडॉन की सीक्वेंस अगर मैं सी यू जी के रिस्पेक्ट में देखूँ तो क्या सीक्वेंस आएगी, यहाँ पे क्या सीक्वेंस आएगी, सी के रिस्पेक्ट में जी, यू के रिस्पेक्ट में ए और जी के रिस्पेक्ट में सी। दैट मींस मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी ए सी। ठीक है, हाँ सबका आंसर ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंटीकोडॉन। आपको देखो यहाँ पे ना सीक्वेंस बता दी, आपको यहाँ पे बतानी है, सीक्वेंस आपको बताती हुई चलनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ना पहचाननी है, देखो ये आपको सीक्वेंस दे रखे है एमआर, यहाँ पे आपको सीक्वेंस दे रखे है एमआरएनए की। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको सीक्वेंस दे रखे है एमआरएनए की। ठीक है, अगर आपको एमआरएनए की सीक्वेंस दे रखी है तो आपको पता लगाना है यहाँ पे कि किस तरह से आप सीक्वेंस को अरेंज करोगे। देखो एयूजी है, अगर एयूजी है मेरे पास तो कौन सा एंटीकोडॉन इसके रिस्पेक्ट में आएगा, डेफिनेटली मेरे पास देखो ए के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो यू। ठीक है, अच्छा देखो एयूजी जो हमारे पास होता है किसके लिए करता है, स्टॉप कोडॉन के लिए कोड करता है ना। जो सबको पता है मेरे पास जो स्टॉप कोडॉन के लिए क्या कोड होता है, मेरे हमेशा यहाँ पे क्या होता है, एयूजी होता है। एयूजी तो मेरे पास यहाँ पे क्या काम कर दिया, एयूजी ने मेरे पास यहाँ पे काम कर दिया सिर्फ स्टार्ट कोडॉन का। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे देखूंगी जीयूजी, जीयूजी मेरे पास किसके लिए कोड करेगा, जी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा सी, यू के रिस्पेक्ट में आ जाएगा यहाँ पे ए, और जी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा अगेन सी। हमें देखना होता है ना रिस्पेक्ट किसमें आता है, तो इसका मतलब सबसे पहले मेरी कौन सी सीक्वेंस मुझे पता चलेगी, फोर्थ वाली, है ना। फिर मैं देखती हूँ सीयूसी के रिस्पेक्ट में, सीयूसी के रिस्पेक्ट में देखो मेरे पास क्या सीक्वेंस आएगी, यहाँ पे देखो सी के रिस्पेक्ट में जी, यू के रिस्पेक्ट में ए और सी के रिस्पेक्ट में फिर से जी। इसका मतलब फिर आएगा मेरे पास 2। इस तरह से मुझे सीक्वेंस यहाँ पे जज करनी है। यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 1 2 3। बताओ समझ में आया, समझ में आया? फिर यहाँ पे है आपका लास्ट क्वेश्चन, देखो ट्रांसलेटेड आपको बताना है, ट्रांसलेटेड किस तरह से आपका सीक्वेंस रहने वाली है। देखो यहाँ पे देखो ट्रांसलेटेड बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि आपके पास कंप्लीटली ट्रांसलेटेड हो गया। ट्रांसलेटेड वैसे आया नहीं है बट समझ सकते हो, यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कंप्लीटली ट्रांसलेटेड आपके पास ऐसा क्या है जो कंप्लीटली ट्रांसलेट हो जाएगा। उसका देखो कैसे करते हैं, ये देखो देखो यहाँ पे ना कंप्लीटली ट्रांसलेशन के लिए एक कंडीशन देखनी है कि हमारे पास स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट कोडॉन मिलना चाहिए और एंड में आपको स्टॉप कोडॉन, जहां पे भी मिल गया ना इसका मतलब वो मेरे पास पूरा स्टैंड कंप्लीटली ट्रांसलेशन में कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो मुझे स्टार्ट कोडॉन तो मिल गया लेकिन मुझे यहाँ पे स्टॉप कोडॉन नहीं मिल गया, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड में देखो स्टार्ट कोडॉन मिल गया, लास्ट में मुझे स्टॉप कोडॉन नहीं मिल गया, इसका मतलब ये मेरे पास कंप्लीटली ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे मुझे नहीं हो सकता, यहाँ पे देखो ये हो सकता है, यहाँ पे मुझे ये हो सकता है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बस मुझे यहाँ पे देखना होता है कि मुझे स्टार्टिंग में स्टार्ट कोडॉन मिल जाए, लास्ट में मुझे क्या मिल जाए, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन मिल जाए। ठीक है, जैसे ही मुझे यहाँ पे मिल जाए इसका मतलब वो स्टैंड मेरे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ट्रांसलेशन में चला जाएगा। ठीक है, चलो ट्रांसलेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, डीपीपी जरूर सोल्व कर देना, हैशटैग जरूर लिख के जाना, तुम्हारी मर्जी जो भी हैशटैग लिख के जाओ, आंसर कमेंट में करके जाना अपने अपने उसका थाइमिडीन जो भी मैंने आपको दिया, मैं सेल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, अपना फीडबैक बता के जाना, कितना आपको लेक्चर अच्छा लगा, कैसा लगा, जरूर बता के जाना। लास्ट लेक्चर में थे बहुत सारे के थे जो आपके पास आंसर थे। ठीक है, अच्छा हाँ टेस्ट के क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन 1 और 34, एक सेकेंड। ठीक है, एक मिनट, कमेंट्स में सारे बता के जाएंगे। ठीक है, लेक्चर के बारे में बता के जाएंगे, आंसर बता के जाना, अपने हैशटैग्स यूज के जाना। लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छा था तुम्हारा रिस्पांस, उसमें कमेंट्स थे बहुत सारे के, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा कौन सा आंसर टेस्ट का क्वेश्चन 1 और 34, देखो मेरे पास यहाँ पे ना सीक्वेंस वो नहीं है, मुझे एक बार थोड़ा सा हिंट दे दो कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो। मेरे पास वो वाली सीक्वेंस नहीं है जो एग्जैक्टली है आपकी, मुझे एक बार बता दो। देखो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल होता है, ये तो सबका हो भी गया होगा। ठीक है, ये क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, तो मुझे बता दो अभी निशा एक बार बताओ कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो, यहाँ पे सीक्वेंस वो नहीं है जो तुम्हारे टेस्ट में थी। 200 बेस पेयर्स वाला क्वेश्चन, 200, ये वाला नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वाला।
देखो, ये क्वेश्चन क्लास में हमने एज़ इट इज़ स्टडी किया था, एज़ इट इज़। देखो, मैंने यहाँ पे क्या पूछा था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको 200 बेस पेयर्स। बेस पेयर्स जब दे रखे हो ना, इसका मतलब यहाँ पे आपके पहली बात तो न्यूक्लियोटाइड कितने बोले हैं, यहाँ पे आपके पास 400 आपके पास होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपके पास यहाँ पे बोले हैं, है ना? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डिफर सेकेंडरी, अच्छा वही बताती हूँ, देखो, यहाँ पे आपका क्या है, 200 बेस पेयर्स की बात हो रही है और मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, बेस पेयर्स के बारे में जब भी यहाँ पर जनरल बात हो, तो हम बेस पेयर्स में क्या स्टडी करते हैं? 398, अच्छा 198 था। आई थिंक ये ऑप्शन गलत बन गया होगा, है ना? हुँ। हाँ, इसका वही आएगा, हाँ 398, अच्छा मुझे लगा तुम 199 और उसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हो। 398, ठीक है। कोई नहीं, अपने +5 कर लेना उसमें, ठीक है? और कौन-सा कह रहे थे? और कौन-सा, अच्छा ये वाला था ना? +5 कर लेना उसमें, कोई बात नहीं, ठीक है? चलो यहाँ देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स डिफर फ्रॉम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स किस तरह से? देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से थे आपके पास, जो कि आपके गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपके सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? और 4th ऑप्शन क्या था? टेस्टिस इन मेल एंड मेल एंड ओवरीज इन फीमेल आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी, ये तो आपके पास एग्जांपल है, ठीक है? 199 कर, अच्छा इसलिए 190, कोई नहीं, +5 जोड़ लो, अभिलिप्सा 180, ठीक है, मैंने कर लिया याद, ठीक है? चलो देखो 180 मार्क्स, ठीक है? चलो यहाँ पे देखो, आपके आपसे यहाँ पे पूछा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किस तरह से डिफर करते हैं। देखो, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना आपके पास, वो हमेशा प्रोड्यूस क्या करते हैं हमारे पास, देखो मैंने आपको टेबल आपको याद हो तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में 2 काम बताए थे, एक करता है सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, दूसरा आपके पास क्या करता है, गैमीट्स प्रोड्यूस करता है ना? लेकिन आपसे पूछा कंडक्शन गैमीट्स, कंडक्शन में तो आपका सेकेंडरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे ना, सेकेंडरी ऑर्गन्स में जैसे कि आपका एपिडिडाइमस आ गया, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, आपके पास रेटी टेस्टिस हो गया, वासा एपिनेशिया, ये सब होता है, ठीक है? आपसे यही तो पूछा था कि किस तरह से डिफरेंस क्रिएट होता है, तो डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, ये सब यहाँ पे आपके पास कंडक्शन होता था, कंडक्शन का मतलब यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन होती थी, लेकिन ये काम आपके पास प्राइमरी का है और ये काम आपके पास सेकेंडरी का था, इसी से लिंक्ड आपका क्वेश्चन था। बताओ अभी लिप्सा समझ में आया? बताओ, बताओ अभी लिप्सा, अभी लिप्सा क्वेश्चन समझ में आया? बाकी किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो बता दो। ये भी हो गया होगा लिंकेज वाला, है ना? लिंकेज वाला। टेस्टिस भी तो कंडक्शन करता है। देखो, मेन जो होता है ना, टेस्टिस में फॉर्मेशन होती है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, टेस्टिस में फॉर्मेशन होती है। मेन ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है ना, वो होता है आपके पास डक्ट्स का, रेटिटेस्टिस का, वासा एफरेंशिया का, वासा डिफरेंशिया का, एपिडिडाइमस का। मेन काम ट्रांसपोर्टेशन का उनका होता है, ठीक है? इसका टेस्टिस का मेन काम होता है फॉर्मेशन करना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है? और किसी को कोई डाउट नहीं है टेस्ट में, बता दो किसी को कोई डाउट हो तो। अभी नहीं है तो नेक्स्ट सेक्शन में पूछ लेना, कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं है तो, ठीक है? ठीक है? चलो समझ में आ गया होगा आपको? चलो, अच्छा अब अपना होमवर्क करके जाना, कमेंट्स में हैशटैग्स यूज़ करके जाना और फीडबैक बता के जाना, ठीक है? ज़ायगोट वाला हाउ मेनी डिविजन्स वाला, ज़ायगोट वाला हाउ मेनी डिविजन्स, कौन-सा कह रहे हो? ये वाला हाउ मेनी मेयोटिक डिविजन्स वाला ना? देखो, इसमें तो मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक भी बताई थी, n+n/4 करके कर सकते हो। ये सेम क्वेश्चन आपका उसमें भी आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आता है और सेम क्वेश्चन आपका मैंने देखो साइड में लिख के भी दिया था आपके पास क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, है ना? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में करोगे, 132 को डायरेक्टली पुट करोगे ना यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, ठीक है? n+n/4 कर सकते हो। अलीज़ा बताओ समझ में आ गया? ठीक है? हाँ, ठीक है ना? चलो, और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो? एक इस क्वेश्चन में किसी को डाउट था पेडिग्री में? पेडिग्री में किसी क्वेश्चन में डाउट था? ये बता दो, किसी को डाउट था तो बता देती हूँ, वरना नहीं है तो फिर रहने दो। बताओ, ठीक है, नहीं था ना? ठीक है। चलो, जिसके डाउट क्लियर हो गए वो जा सकते हैं, होमवर्क ज़रूर करना अपने कमेंट्स में, ठीक है? ठीक है, ओके। ओके, वेलकम अभिलिप्सा, ठीक है। ओके, तुम लीव कर सकते हो।